ओके, सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास में स्टडी किया था लाइट के बारे में, उसी में हम लोग आगे थोड़ा चर्चा करते हैं। और आई होप सो तुमने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, और एनसीईआरटी में इसमें ऐसा कौन सा लाइन है जो तुम्हें समझ में नहीं आया। सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल सनलाइट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, सबसे पहला लाइन तो ये है कि अ प्रोसेस विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने इस लाइन को मार्क क्यों किया, क्योंकि जब क्वेश्चन मेजर में आता है तो वो ये लाइन दे देते हैं कि फोटोसिंथेसिस ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मेजर में आया हुआ है, ये लगभग 2018 की बात होगी। मेजर एग्जाम होता है कैलन का, अभी होगा तुम्हारा भी, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। 4-5 लाइन लिखा हुआ था, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। तुमसे पूछा इसमें से कौन कौन सा लाइन जो है वो ट्रू है। तो उसमें मैंने ये एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाया था कि यार फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट थोड़ी है यार, फोटोसिंथेसिस तो केमिकल की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि मैंने फोटोसिंथेसिस में केमी सिंथेसिस या जो कीमोसिंथेसिस है उसको भी इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। ऐसा दिमाग नहीं लगाना, फोटोसिंथेसिस जो है लाइट है तो ओनली सनलाइट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, जिनका 500 से 590 नंबर आता है, वो कहते हैं सर फोटोसिंथेसिस है तो हम सनलाइट नहीं देंगे। तो मैंने पूछा क्या दोगे, तो बोलते सर हम आर्टिफिशियल लाइट देंगे, टॉर्च लाइट देंगे। उसमें भी तो पॉसिबल है। मैंने कहा पॉसिबल तो है बट -1 लेके जाओगे घर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, ओनली पॉसिबल, ये याद रखना है, इसको इधर कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। ओके, एक और चीज़ इसमें ये था कि मेनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट लाइक हर्ब्स एंड श्रब्स growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopy trees। ये लाइन भी आता है। इसका मतलब क्या है, एनसीईआरटी को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो याद करो, मैंने बहुत बार एक जंगल बनाया है, बहुत बार मैंने उस जंगल में बड़ा पेड़, छोटा पेड़, हर श्रब सब बताया था। जब मैंने तुम्हें ग्रेजिंग फूड चेन, डीएफसी और पैरासाइटिक फूड चेन को एक ही इमेज में जब बताया था, वो इमेज को अपने ध्यान में रखना। मैंने एक ही डायग्राम में ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन तीनों को एक्सप्लेन किया था। तो उसी डायग्राम में हर्ब्स भी आए थे, श्रब्स भी आए थे, ट्रीज भी आई थी। तो इसमें ना जो मैंने उस समय ये पॉइंट का जिक्र किया था, बट एनसीईआरटी उसको पॉइंट, मेरा जो कहावत था जो हिंदी में था उसको वो अंग्रेज़ी में एनसीईआरटी लिख भी देती है कि बहुत सारे स्मॉल प्लांट जैसे कि हर्ब्स और श्रब्स जो होते हैं वो बोने से होते हैं, उनको कौन ढक लेता है, लंबे लंबे पेड़ पौधे ढक लेते हैं। तो उनको वो ऐसे अडेप्ट हो जाते हैं कि उनको लो लाइट कंडीशन में फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि हर्ब्स एंड श्रब्स तुमको ज़मीन पे देखने को मिलेगा। तो हैंस लाइट जो होता है वो इस चीज़ को निर्धारित करता है कि हर्ब्स और श्रब्स कहाँ पे उगेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है लाइट, ठीक है। ओके, एक और चीज़, ये मैंने लाइन एक्सप्लेन कर दिया है कि मेनी प्लांट ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग, ठीक है। एक और चीज़ इसमें ये ध्यान में रखने का है कि many animals too light is important in that they use the diurnal and seasonal variation in light intensity and duration as cues for timing their foraging pattern, reproductive and migratory activities। इस लाइन को अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ तो होता क्या है, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो सुबह के समय में माइग्रेट करते हैं। मैं एग्जांपल तुम्हें बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में दूंगा, और मैंने तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा भरतपुर का, ठीक है, भरतपुर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं अपना पर्सनल। और इनफैक्ट मैं अपने कोटा का भी पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर करूंगा। वहाँ पे मैं बताऊंगा कि बर्ड्स जो है वो अंटार्कटिका रीजन से आती है, उनका नाम शायद साइबेरियन क्रेन बर्ड्स हैं, वो अंटार्कटिका रीजन से आती हैं। और वहाँ पे क्या है, माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ होती है। इसका मतलब ऐसे वो टेम्परेचर की वजह से होता है। बट लाइट के लिए एक बार ध्यान में रखना कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना यार, रात होती है तो वो अपने बिल से बाहर आ जाते हैं, दिन होता है तो वापस अंदर चले जाते हैं, लाइक दैट थिंग, ठीक है। एनिमल्स भी ये काम करते हैं।
सीजनल वेरिएशन, ठीक है, डायरनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। ये दो पैरामीटर है जिसको ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। ये दो पैरामीटर को ध्यान पे रखना है कि लाइट का इंटेंसिटी डिसाइड करता है या उसका ड्यूरेशन डिसाइड करता है क्या, फोराइजिंग पैटर्न को, रिप्रोडक्टिव एंड रिपाइलेटरी एक्टिविटी। समझना मेरी बात को, इधर ऊपर में लिख देना लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन लिख देना ऊपर में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आगे। एक और चीज़, द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन द लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ। ये लाइन बड़ा, इसको समझाने के लिए क्या है कि भाई सीधी सी बात है, मैंने एल्बिडो वैल्यू से इसको समझाने का ट्राई किया था कि कोई भी सरफेस का जितना ज़्यादा एल्बिडो वैल्यू होता है वो उतना ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट को शो करता है। तो लाइट का अवेलेबिलिटी लैंड पे या तुम्हारा टेम्परेचर जो होता है वो क्लोजली लिंक होता है, बिकॉज सन जो है इट इज़ द सोर्स फॉर बोथ टेम्परेचर एंड फॉर बोथ मतलब फॉर बोथ टेम्परेचर एंड लाइट, ठीक है। आगे डीप, और ये मोर देन 500 मीटर है ना, ये डेटा को याद रखना है क्योंकि नीट एलन वाले थोड़े है ना हरामी होते हैं, वो है ना 500 मीटर को 1500 मीटर करके ऑप्शन दे देंगे, 600 मीटर दे देंगे, 1000 मीटर दे देंगे, सेंटीमीटर भी दे सकते हैं वो। तो ओशियन जो होते हैं 500 मीटर डीप जाओगी तो एनवायरनमेंट जो होता है देखो क्या लिखा हुआ है, डार्क लिखा हुआ है, और उसके इनहेबिटेंट्स जो होते हैं दे आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। ये लाइन बड़ा मज़ेदार है क्योंकि इतना डार्क एनवायरनमेंट होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था कि हमारे इंटेस्टाइन में जो पैरासाइट होती है उनकी आंखें नहीं होती क्योंकि अंधेरा होता है अंदर में रोशनी नहीं होता। तो वैसे ही जो हमारा ओशन होता है वहाँ पे भी अंधेरा होता है, तो उनको पता ही नहीं सन का बोल के भी कोई एक सेलेस्टियल सोर्स है, मतलब सेलेस्टियल सोर्स मतलब कॉमेट्स एंड जो हमारा एस्ट्रोनॉमी होता है वो सेलेस्टियल से डील करता है, ठीक है। तो सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी है सन है, ठीक है। तो व्हाट देन देयर इज सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, मैंने शायद तुम्हें ये पढ़ा दिया, उनका सोर्स ऑफ एनर्जी हॉट वाटर स्प्रिंग से बहुत सारा केमिकल निकलता है वो होता है, और ये केमोसिंथेसिस करता है। एक और चीज़, द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। वाई द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैंने बताया है कि स्पेक्ट्रल क्वालिटी में भी 400 से 700 नैनोमीटर का जो रेडिएशन होता है वो फोटोसिंथेसिस करवाता है, और 100 से 400 वाला जो अल्ट्रा वायलेट होता है वो बीमारी करवाता है, ठीक है। एक और चीज़, द यूवी कॉम्पोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम जो होता है वो हार्मफुल होता है मिनी ऑर्गेनिज्म के लिए, वाइल नॉट ऑल द कलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मेरीन प्लांट। देखो ये लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन। क्या बोलता है, नॉट ऑल द कलर components ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मेरीन प्लांट लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशन। क्योंकि मैंने बताया था एक डायग्राम में कि बहुत सारा सन का रेडिएशन हो रहा है, अगर बहुत सारा विजिबल लाइट जो होता है वो सरफेस पे जाता है जहाँ पे ग्रीन एल्गी देखने को मिलता है, थोड़ा डीप डाउन होंगे उसमें देखो ये मुझे भी नहीं पता था, इनफैक्ट ये मेरे कोई काम का नहीं है नॉलेज, तो उसके लिए शायद में भी मुझे नहीं पता होगा, बट एनसीईआरटी ये लिखती है कि सारा कलर कॉम्पोनेंट जो होता है वो मेरीन प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तुम खुद बताओ, एक प्लांट है और वो ऊपर में सरफेस पे मतलब सॉरी ओशियन पे जो प्लांट है सरफेस पे वो ग्रीन कलर का है, और जितना अंदर में जाओगी वो उतना क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, रेड अलगा हम लोग को देखने को मिलेगा, और दोनों के बीच में मुझे क्या देखने को मिलेगा, ब्राउन अलगा देखने को मिलेगा। तो ये जो ऊपर में ग्रीन अलगा हम मुझे क्यों देखने को मिला, क्योंकि जो हमारा प्लांट था वो ब्लू ग्रीन लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और नीचे में रेड क्यों मिला, क्योंकि एक तो लाइट का अभाव है, और देखो रेड का ना वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो ईजिली नीचे तक चला जाता है, और इसीलिए मुझे रेड कलर का एल्गी देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया ये लाइन क्या है, तो नॉट अवेलेबल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अमंग द रेड ग्रीन बल्गा विच इज लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर। एग्जामिनर पूछता है डीपेस्ट वाटर में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, डीपेस्ट में तुझे तुम्हें रेड एल्गी देखने को मिलेगा। हेंस हमने लाइट को स्टडी किया था लास्ट क्लास, पूरा 1-1.5 घंटा हमने लाइट के ऊपर खाली चर्चा किया, इतना सा लाइन, ताकि हम आज का एनसीईआरटी को समझ सकें, ठीक है। और बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम एनसीईआरटी को, और हमें उससे ज़्यादा ही नॉलेज है। एनीवेज देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा टेम्परेचर। क्या होगा, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर पढ़ने से पहले मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं कोटा में था, कोटा में जब मेरा मेजर का एग्ज़ाम चल रहा था,
तो मेजर में ना ये 4-5 एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन में 4-5 स्टेटमेंट लिखा था, बोलता कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। मैंने इकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन पढ़ने के बाद भी ना मुझे ये लाइन याद नहीं थी। कौन सी लाइन याद नहीं थी? कि टेम्परेचर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये लाइन आया था मुझे। अब मुझे बताओ, एक एलन वाले ये लाइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, मेरे को डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं ऐसी लाइन देके कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एलिमेंट। अब बताओ, एक नॉर्मल इंसान जो एनसीईआरटी पहली बार पढ़ रहा है, दूसरी बार पढ़ रहा है, या जिसको टीचर, जिसके पास नहीं है, तुम्हारे पास तो हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिना टीचर के पढ़ रहे हैं, जो जिसने कभी मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है, तो वो क्या बोलेगा? वो इस लाइन को ऐसे पढ़ेगा, हाँ सर टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, आगे बढ़ जाएगा। वो इस पॉइंट पे कभी जोर ही नहीं देगा। और एलन वाले जो है ना यहाँ पे मजे ले लेते हैं, और बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, साला ऐसा क्वेश्चन आ गया मुझे याद क्यों नहीं था। बिकॉज नॉर्मल इंसान ये सब पॉइंट को कभी भी ध्यान में नहीं रखता, नॉर्मल इंसान ये सब पॉइंट को कभी भी ध्यान में नहीं रखता। क्या कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर टेम्परेचर है। क्यों है? बिकॉज लाइट से ज़्यादा टेम्परेचर डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहेगा और कहाँ पे नहीं रहेगा। मैं इस टेम्परेचर का टॉपिक को अभी तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है अबायोटिक फैक्टर जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, वो है टेम्परेचर। चलो रंगीन कर देते हैं, मज़ा आएगा रंगीन। देखो बहुत अच्छा, पता है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में तुम इकोलॉजी में कुछ सीख रही हो ये टॉपिक पढ़ने के बाद। क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, देखते हैं। ओके, तो टेम्परेचर जो होता है ना, मेरा तुम नोट्स बनाती हो कि नहीं बनाती हो? जो लिखता हूँ इस पे बनाती हो ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मेनली डिसाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा इंग्लिश थोड़ा बेकार हो सकता है, एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनिमल्स नहीं होगा, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। मैंने इसको रेड कलर से लिखा, जाहिर सी बात है कुछ तो इम्पोर्टेंट बात होगा, तभी रेड से लिखा है, ठीक है। देखो, टेम्परेचर हमने एनसीईआरटी का लाइन से जाना कि टेम्परेचर जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर होता है, जो प्लांट्स का और एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है या डिसाइड करता है, ठीक है। टेम्परेचर नंबर 1 पे है। टेम्परेचर के बाद ऐसा कौन सा पैरामीटर डिसाइड करता है? टेम्परेचर के बाद डिसाइड करता है रेनफॉल। नीट के एग्जाम में ये आया हुआ है, ठीक है। रेन पहला ऑप्शन रहेगा टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन रहेगा रेनफॉल। तुमको क्या मार्क करना है? टेम्परेचर। जहाँ टेम्परेचर ऑप्शन में नहीं रहे, अगर ऑप्शन में टेम्परेचर नहीं रहे, तुम्हें क्या मार्क करना है? रेनफॉल मार्क करना है, ठीक है। रेनफॉल डिसाइड करता है, हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। बट मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का क्लास। अभी तो खाली इंट्रोडक्शन था, ठीक है। क्लास कैसे स्टार्ट करते हैं देखते हैं। टेम्परेचर गर्मी डिसाइड करता है कि एक माहौल में प्लांट और एनिमल रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर गर्म एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे वही ऑर्गेनिज्म रह सकता है जो गर्मी को झेल सकता है, ठीक है। या जो ठंडा वाला एनवायरनमेंट है उधर वही ऑर्गेनिज्म इनहेबिट करेगा जहाँ पे ठंडा को झेलने वाला ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग 3 चीज़ चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, पहला पॉइंट हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सब टॉपिक है, बड़ा बड़ा टॉपिक है। दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, ठीक है। और तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियरल अडेप्टेशन। ये 3 पॉइंट के बारे में हमें चर्चा करना है, बहुत मज़ा आएगा आज का क्लास में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट को चर्चा करते हैं। आई होप सो तुमने लिख लिया होगा, ठीक है। हम लोग पहला देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन,
अडेप्टेशन। देखो हुआ क्या, कहानी बताता हूँ। कहानी क्या है, कहानी बड़ी सिंपल सी है। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन टॉपिक का नाम है, ठीक है। कहानी इतनी सी है कि मैंने एक जगह पे टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, अगर उसको उस एनवायरनमेंट में रहना है तो उसको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। या वो चेंजेस अपने बॉडी के अंगों का कर सकता है, यानी ऑर्गन्स का कर सकता है, या वो चेंजेस अपनी फिजियोलॉजी का कर सकता है, या वो बर्ताव अपने बिहेवियर के अंदर में ला सकता है, ठीक है। कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा कि अगर हमने एनवायरनमेंट का टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वो, मतलब जो टेम्परेचर होगा ना, टेम्परेचर क्या डिसाइड करेगा, फेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिसाइड करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेगा। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर क्या डिसाइड करेगा, फेट ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिसाइड करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ टेम्परेचर अकेला ही डिसाइड नहीं करेगा, ऑर्गेनिज्म खुद भी डिसाइड करेगा। वो अपने बॉडी में कुछ चेंजेस करेगा। अगर वो ऑर्गन्स का, या मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है अपीयरेंसेस, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस का चेंज करके वो उस माहौल में सस्टेन या सरवाइव कर सकता है, या वो अपने फिजियोलॉजी में चेंज करके, या अपने बिहेवियर में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुम्हें बहुत कुछ अभी जानने मिलेगा और थोड़ा हंसी भी आएगा अभी, ठीक है। हम लोग स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में। तुम्हें एक चीज़ समझना, मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम्हें नहीं पता मॉर्फोलॉजी किसको बोलते हैं, वो बात अलग है, मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी बताई है। तो अच्छा ठीक है, मैं एक क्वेश्चन रैंडम पूछता हूँ। मुझे बताओ कि एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में देखने को मिलता है, बताओ। म्यूट है तुम्हारा। हाँ आ गया ना। हाँ, एक्साइल प्रेजेंटेशन हम लोग जैसे एक्सियल एक्साइल जो भी है, एक्सियल ले लो, मुझे इतना ध्यान में नहीं, एक्सियल प्रेजेंटेशन ले लो। किस में देखने को मिलता है? और अरे ऐसे नाम था उसका। अच्छा मुझे ये बताओ, मार्जिनल प्रेजेंटेशन किस में देखने को मिलता है? साइट्रस में था। मार्जिनल साइट्रस में था। अच्छा ठीक है। नहीं वो सेंट्रल था, नहीं नहीं नहीं, बीच से जाता है ना वो। सेंट्रल मतलब प्रेजेंटेशन एक्सियल ही होता है, सेंट्रल मतलब एक्सियल ही होता है मेरे हिसाब से तो। सेंट्रल तो वो प्रेजेंटेशन एक पार्शियल था, एक पार्शियल था, और एक पार्शियल की पैराइटल था, सॉरी पैराइटल था ना, एक पैराइटल था, और एक था बेजल। मुझे सबका एग्जांपल बताओ, मार्जिनल का, सेंट्रल का, पैराइटल का, बेजल का, बताओ। देखना नहीं है, देखना नहीं है, बिना देखे बिना बताओ, कोई बात नहीं, नहीं याद होगा तो क्या है। देखिए एक्सियल का तो वो नींबू वाला था। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। और क्या था, बेसल का मार्जिनल था ना। बेसल का मार्जिनल क्या बोल रहे हो, बेसल अलग है, मार्जिनल अलग है। एक मिनट, मार्जिनल मतलब ऐसे आएगा तो ऐसे बटर बी। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, वेल डन, वेल डन। और किसका था, एक्सेल का मतलब बेसल का सेंट्रल, सेंट्रल तो एक्सेल ही होता है। हाँ सेंट्रल एक्सियल ही है, ठीक। पैराइटल बता दो और बेसल बता दो मुझे। इनमें से किसी एक में मस्टर्ड था, पेराइटल में था शायद। पैराइटल में मस्टर्ड था। नहीं बेसल, हाँ पेराइटल। लिख रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं है कि नहीं। एक आर्जीमोन था मुझे जहाँ तक याद है। वो बेसल नहीं, हाँ आर्जिमोन के साथ वो था, मेरी बिस्किट था ना, क्या था, मेरी गोल्ड था कि कौन सा नाम है उसका, नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा ये किसमें था, डायंथस? डायंथस था, डायंथस और प्रिम रोज साथ में था ना। सही बोली, बहुत बढ़िया। डायंथस प्रिमरोज किसमें था? डीपी
और इसके साथ शायद ये भी था सनफ्लावर का रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, फॉल सेप्टम किस में प्रेजेंट होता है? सेप्टम सेप्टम इसी में था ना, लास्ट में जो एकदम था, हम लोग जो किए थे, प्रिमरोज था या डायएंथस। एक फॉल सेप्टम था, याद है? हाँ हाँ हाँ, डायएंथस में फॉल सेप्टम था। अच्छा क्या बोलते हैं उसको? डायएंथस में फॉल सेप्टम था, यही याद है। उसको क्या बोलते हैं? किस प्रेजेंटेशन में आता है वो? लेमन और टोमेटो है, बढ़िया। और फ्री सेंट्रल था। फॉल सेप्टम जो है वो मस्टर्ड और आर्जिनिन में होगा। मस्टर्ड और आर्जिमन में फॉल सेप्टम। फॉल सेप्टम होगा। अच्छा। डायएंथस और प्रिमरोज में सेप्टा नहीं होता है। हाँ, क्या था उसको क्या बोलते हैं? फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल। और हाँ, बेसल का ये रहा, मेरी बिस्किट, मेरी गोल्ड। मेरी गोल्ड। खैर कोई बात नहीं। तो यही होता है, तुम्हें उस समय लगा होगा कि तुमसे बढ़िया मॉर्फोलॉजी किसी को आता ही नहीं है, सारा एग्जाम्पल याद हो गया। लेकिन अभी आज देखा जाए तो एग्जाम्पल भूल गई। देखो इसमें से ना मुझे, चल ठीक है मेरा तो अलग है, मुझे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है, मेरा अपना भी पढ़ाई है। बट मुझे एग्जाम्पल याद था कि मस्टर्ड, आजीमोन और ये सब जितना भी है एग्जाम्पल मोटा मोटी मैंने लिख ही दिया था, ठीक है। लेकिन जब मैं नीट गया था तो मुझे वो ऑन टिप्स था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद तुम मार्जिनल प्रेजेंटेशन और ये अभी फ़िलहाल कुछ दिन तक तो नहीं भूलने वाली। देखो मेजर की तैयारी ऐसे ही होती है, तुम हर चीज़ को रिवाइज नहीं कर सकती, तो तुम्हें हर चीज़ पता होनी चाहिए। ये खाली एक वो था, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे नहीं बोलते तुम्हारा अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाना कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता, तुम कितने पानी में हो भी, तुम्हें क्या याद है क्या नहीं याद, तुम्हारा अपने आप से इनकाउंटर करवा रहा था उसमें। इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। वो 11 की बात थी, तो 11 का बात नहीं थी। अगर तुम्हें दो चीज़ याद रह रही है तो इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। एक बार में अगर तुम इतना याद रख पा रही हो तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग आई गेस, ठीक है। चलो आराम आराम से पढ़ा रहे, कोई मतलब हड़बड़ी तो है नहीं, कुछ ज़्यादा तो पढ़ा नहीं रहे, एकदम कुछ पढ़ा ही नहीं आज। देखो तो मॉर्फोलॉजी में ना, मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है बॉडी का साइज, बॉडी का शेप या बॉडी का स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर में वो चीज़ आ रहा है। साइज शेप स्ट्रक्चर है, वही तो मॉर्फोलॉजी हुई, इसमें लिखने का क्या है, तो कॉमन सेंस है। बॉडी का साइज, बॉडी का शेप, बॉडी का स्ट्रक्चर जो भी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दो रूल्स को देखेंगे। सबसे पहला रूल जो मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, जो तुम्हारे अपने कॉपी में लिखना है, बर्कमैन रूल। बर्कमैन रूल, बर्कमैन रूल लिखना है। और देखते हैं क्या है बर्कमैन रूल मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में। तो मुझे बताओ व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन? यही ना कि लाइक या कोई लाइक साइज या शेप में एडवांसमेंट या कुछ वैसा। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई ऑर्गेनिज्म या कोई आदमी या कोई जानवर, कोई भी जो जंतु है, वो अपने बॉडी के साइज शेप स्ट्रक्चर में चेंज कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा, और वो उस माहौल में रह सकता है फिर। मतलब उसको भाग के नहीं जाना, वो उस माहौल में रह लेगा। और जो नहीं कर पाएगा अडेप्ट, वो भाग जाएगा। तो इससे टेम्परेचर क्या डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कौन सा जानवर एग्जिस्ट करेगा, जो अडेप्ट कर लेगा वही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से पहले लिखते हैं एक बार, बर्कमैन रूल में क्या है। बर्कमैन रूल ये कहता है कि एनिमल्स रिसाइडिंग एट कोल्ड एरियाज
ये बेसिकली फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स है, इस बात को ध्यान में रखना है, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए। हैव लार्जर बॉडी साइज, इतना पॉइंट लिख लो। मतलब ये चीज़ लाइन है, ये पूरा एनिमल्स रिसाइडिंग एट कोल्ड एरियाज हैव लार्जर बॉडी साइज एंड इट इज़ बेसिकली फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। लिख ली? बहुत तेज हो यार, मैं ज़्यादा तेज लिख लेती हूँ। चलो एक और इसमें लाइन लिखना है नीचे, मज़ा आएगा इसमें, मजाक नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा। एनिमल्स रिसाइडिंग एट वार्मर एरियाज स्मॉल साइज। अभी बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ डेजर्ट एनिमल्स, एग्जाम्पल इसी में मतलब कंगारू रैट। कंगारू रैट ऐसा नहीं कि कंगारू और चूहा अलग अलग है, ये एक ही है कंगारू रैट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है कंगारू रैट, जब तुम इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगी वहाँ पे आएगा मार्सुपियल है ये, ठीक है। एक्सेप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, कैमल, ब्रैकेट में लिख देंगे इंटरनल अडैप्टेशन। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा, सुनना मेरी बात। एक अगर कॉन्सेप्ट या माइंड मैप तुम्हें चाहिए इस पूरे टॉपिक का, बर्कमैन रूल का जो कॉन्सेप्ट है, साइज बढ़ा दो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बस ये कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर खेला होगा। देखो क्या हो, बर्कमैन रूल क्या कहता है कि अगर आप तुम्हें अगर सपोज करो मैंने तुम्हें इकोलॉजी पढ़ाई, तुम बहुत इंस्पायर्ड हो गई, ठीक है, और तुम बोले कि सर मुझे है ना अब MBBS नहीं करना, वो बात अलग है, सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुझे क्या करना है, मुझे इकोलॉजिस्ट बनना है और मुझे विदेशों में जाना है। तुम जब विदेश में जाओगे, जब तुम ठंडे एरिया में अंटार्कटिका आर्टिक एरिया में जाओगी, वहाँ पे ठंडे देश में तुम्हें छोटे साइज के जानवर नहीं, ठंडे प्रदेश में तुम्हें बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। क्या तुम्हें ठंडे देश में बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ये बर्ड्स और एनिमल्स के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर तुम गर्म देश में जाती हो, गर्म देश सऊदी अरब हो गया, राजस्थान जो डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे तुम्हें छोटे छोटे तरह के जानवर मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे, छोटे छोटे मिलेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है, साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। सोचो मैं तुमको पता है ये रीज़न वाई? गर्मी में डिहाइड्रेशन होता होगा, उससे बड़े, ये बॉडी साइज जितना बड़ा होगा उतना पानी स्टोर करेगा, और क्या। तो बड़े बड़े वाले ऑर्गेनिज्म होने, मतलब गर्म देश में छोटे साइज वाले ऑर्गेनिज्म क्यों होते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, समझना। बॉडी का अगर साइज ज़्यादा होगा, मतलब मेरा बॉडी का साइज बहुत बड़ा है, मतलब मेरे अंदर जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस वर्ड को लिख देना, स्टफिंग। तो अगर स्टफिंग बहुत ज़्यादा है यानी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, अगर तो क्या होगा, स्टफिंग ज़्यादा होने से मेरे अंदर में करोड़ों नंबर के सेल्स होंगे, मतलब मेरे बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चरम पे है, मतलब मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, मतलब बॉडी के अंदर में हीट जनरेट ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत भयंकर लेवल पे चल रही है, एटीपी बन रहा है, टूट रहा है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, हीट जनरेट होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो अगर बॉडी के अंदर में इतना हीट जनरेट हो रहा है तो वो गर्म देश में सर्वाइव नहीं कर पाएगा ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में अगर एक कुत्ता आता है और है ऐसे कर रहा है वो मुंह से, और उसको है ना कंटिन्यूस देखना, तुम जहाँ पे तुम्हारे घर में पानी गिरा होगा वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, या उस कुत्ते के व्हाइट कलर के टफी के तुम अगर पेट पे हाथ रखोगे एकदम गरम गरम लगेगा। अगर तुम ठंड में हो, तुम्हारे ऊपर कोई टफी चढ़ गया, 5 मिनट के लिए अगर तुम्हारे पेट पे या तुम्हारे हाथों पे या तुम्हारे शरीर पे अगर कैट भी बैठ जाती है, एकदम गर्म हो जाता है, वो हीटर की तरह काम करता है, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत हाई लेवल पे है।
वो गर्म में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। कुत्ता गर्मी में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसको ठंडा चाहिए, उसके पेट में कंटिन्यूसली ठंडा चाहिए। सब बुल डॉग हो गया, सब उसको लिए पर्टिकुलर, तुम देखिए बुल डॉग के लिए पर्टिकुलर एक पंखा लगाता है, लोग एसी लगाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो बड़े बड़े जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सीधा पानी भी मांगता है लोग। तो जो डेजर्ट एरिया होते हैं, जो वार्मर एरियाज होती हैं, वहाँ पे स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म तुम्हें देखने मिलेंगे, क्योंकि स्मॉल साइज अगर है इसका मतलब उसकी वॉल्यूम कम है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है, और अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है तो वो कम हीट प्रोड्यूस करेगा और वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंगारू रैट, ये कंगारू रैट क्या होता है अगर डिस्कस करें, अगर समझने का ट्राई करें कंगारू रैट को, तो कंगारू रैट चूहे की तरह होता है, चूहे की तरह देखने को मिलता है, डेजर्ट में मिलता है मेनली, ये तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा कंगारू रैट, ठीक है। इसके ना ये कंगारू बड़ा अच्छा चीज़ है, और इस बार तुम्हें छोटा छोटा लिजर्ट देखने को मिलेगा गर्म देश में, ठीक है। लेकिन वही अगर तुम कोल्ड एरियाज में चले जाओ, कोल्ड एरियाज में जाओगे तो तुम्हें बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, समझ में आया? बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म क्यों मिलेंगे बताओ, वाई बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म इन कोल्ड एरिया? क्योंकि अगर जैसे साइज बड़ा है ऑब्वियसली, हम्म। तो उसमें एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होगा ही। तो उससे क्या होगा? जैसे हीट प्रोडक्शन जो है हम्म। वो भी, तो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, कोल्ड एरिया है हम्म। तो सब के लिए हीट प्रोड्यूस करना है, हम्म। तो साइज़ बड़ा होता है बॉडी का। एग्जाम्पल पोलर बियर देखियो, भालू सा साला होता है जो इग्लू के अंदर में रहता है, बड़ा सा होता है, इग्लू के अंदर में रहता है, हीट को मेंटेन करके रखता है, लार्ज बड़ा साइज का पोलर बियर तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये बर्ड्स के लिए है और एनिमल्स के लिए है, ठीक है। लेकिन कैमल जो है वो एक्सेप्शन है। कैमल जो है ना, तुम्हारे हिसाब से अगर गर्म एरिया में छोटे जानवर होने चाहिए, लेकिन कैमल तो बड़ा जानवर है। कैमल क्यों है वहाँ पे? क्योंकि कैमल के अंदर में बहुत सारे इंटरनल अडेप्टेशन हो रखे हैं, वो अपना ही यूरिन को वापस वो कंसनट्रेट कर लेता है, जो वो यूरिन बनाता है उसको इतना कंसनट्रेट, हम लोग क्या करते हैं यूरिन बनाते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो यूरिन से वापस उसको कॉन्सेंट्रेट, उसके अंदर मैकेनिज्म है वो कॉन्सेंट्रेट कर लेगा और उसकी बॉडी में पानी का लेवल मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो कैमल्स के अंदर में और भी बहुत सारे इंटरनल अडेप्टेशन होते हैं, इसीलिए कैमल जो होता है वो रिसाइड कर पाता है, ठीक है। तो डेजर्ट की जो एनिमल्स है, दे विल ट्राई टू रिमूव द हीट और दे विल ट्राई टू रिलीज द हीट, बट कोल्डर एनिमल्स विल ट्राई टू गेन द हीट और कंजर्व द हीट, हीट को बचाना चाहेगा या गेन करना चाहेगा, तो इसीलिए उनका बॉडी साइज बड़ा होगा ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हो और हीट ज़्यादा बनाए, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ते हैं। डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मेरे बॉडी का चमड़ी, जो सरफेस एरिया है चमड़ी, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो मेरे बॉडी से उतना ही ज़्यादा हीट लॉस होगा। हम अगर भागते हैं तो हम पसीना पसीना हो जाते हैं, हमारा स्किन में जो ये जो हेयर्स है ना वो एक मैकेनिज्म करते हैं ताकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, कांस्टेंट लेवल पे रहे। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो तुम खुद बताओ, ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है गैसेस के एक्सचेंजेस के लिए, तो दैट इज़ वाई उसका हीट लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसका सरफेस एरिया बहुत कम है तो हीट लॉस क्या होगा? बहुत कम होगा। समझ में आया? तो मुझे बताओ, जो कोल्ड एरियाज के जो एनिमल होंगे उनमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा कि कम होगा? सोच के बताओ। क्यों? क्योंकि हीट लॉस कम करना है ना, तो कोल्ड एरियाज में एक्सेलेंट। हीट लॉस तो
एक्सेलेंट। तो लेकिन सर आपने तो कहा कोल्डर एरियाज में बड़े साइज के एनिमल मिलेंगे, ये समझ में नहीं आई। सर आप बात कहते हो कि कम सरफेस एरिया और बड़ा साइज, साइज बढ़ेगा तो बड़ा भालू का तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, है ना? ब्रेन में क्या? जैसे ब्रेन था ना, जैसे उसका साइज कम है लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा। गाइरोसल्काई की वजह से। तो मुझे बताओ ये क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस? कि कोल्ड एरियाज में आप कहते हो कि बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म रखो लेकिन सरफेस एरिया कम, व्हाट इज दिस? देखो लंबा होगा, लाइक बड़ा नहीं होगा, लंबा होगा। नो 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 नो, इस ट्रैप में नहीं फंसना। देखो अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँ, एक भालू है वो ऐसा है, ठीक है, इतना गोल सा है, बगल में एक और भालू बना दूँ ऐसा, मुझे बताओ किसका वॉल्यूम ज़्यादा है किसका वॉल्यूम कम है? बगल में दो भालू है, एक भालू ये है एक भालू ये है, किस भालू का वॉल्यूम ज़्यादा है? हम लोग मैथ्स नहीं कर रहे, कैलकुलेट कर रहे हैं जो इसका ना, इसका कि इसका, ये ए का कि बी का? एक ए का वॉल्यूम ज़्यादा है यानी साइज ज़्यादा है, ठीक है, बी के कंपैरिजन में। लेकिन ए का सरफेस एरिया जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू बी का सरफेस एरिया। बी का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया एक्सपोज है जहाँ से हीट लिबरेट आउट हो सकता है। तुम अगर एक और एग्जांपल देखोगी तो अगर तुम सर्कल ले लेती हो तो सर्कल का, सर्कल मत लो, एक काम करो, तुम ले लो फुटबॉल, एक स्फीयर ले लो, ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया? सरफेस एरिया, हाँ, हाँ, पाई स्क्वायर एच। पागल हो क्या, स्फीयर का सरफेस एरिया पाई स्क्वायर एच कहाँ से आ गया? सरफेस एरिया लाइक वही ना कि एरिया कितना होता है। 4 पाई आर स्क्वायर है। एरिया ही ना। 4 पाई आर स्क्वायर है सर स्फीयर का, ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद है, जहाँ तक मुझे फिजिक्स पता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं इतना रिजल्ट नहीं हूँ। टोटल सरफेस एरिया इतना, लेकिन वॉल्यूम निकालोगे जाओगे तो 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं तुम्हारे सामने ना, ये तो मैंने क्या रखा, देखो मतलब ये है सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस होता है। मैं इस स्फीयर को छोड़ के, स्फीयर मतलब फुटबॉल, इस फुटबॉल को छोड़ के मैं एक ऐसा एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूँ और उसके अंदर में मैं स्टफिंग कम कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल मैं स्फीयर का भी तो कर सकता हूँ, स्फीयर है लेकिन इसके अंदर में कोई मसाला ही नहीं है, लेकिन इसका सरफेस एरिया अभी भी ज़्यादा है, लेकिन उसका मसाला कम हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, यानी वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ रहा है? सरफेस एरिया वॉल्यूम अलग अलग चीज़ है। तो जो हम ये बात कर रहे हैं कि साइज और वॉल्यूम, तो इतने बड़े भालू के शरीर के हिसाब से सरफेस एरिया ज़्यादा रखने की जगह हम सरफेस एरिया कम रख रहे हैं। समझ में आ रहा है? इतने बड़े साइज के हिसाब से सरफेस एरिया, मतलब इस लेवल पे वो मेंटेन्ड होगा भालू कि उसका साइज तो बड़ा होगा, वॉल्यूम तो बड़ा होगा, लेकिन सरफेस एरिया कंपैरेटिवली साइज के हिसाब से छोटा होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, वार्म एरियाज अगर मैं ले आऊँ, वार्म एरियाज में मुझे क्या मिलेगा? सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि लाइक अगर सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं हुआ, हीट लॉस नहीं हुआ, तो फिर मर ही जाएगा। बहुत बढ़िया। और साइज क्या होगा? साइज छोटा होगा। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ये सब चीज़ें हैं जिसको तुम्हें लिखनी है अभी, ठीक है, ये जो चीज़ है ना ये वाली, इस चीज़ों को लिखनी है, अगर लिख ली, अरे बाप रे बहुत तेज हो, ठीक है। तो कोल्डर एरियाज में जो एनिमल्स होते हैं उसको कोल्ड एनिमल्स एक बार बुला रहे हैं। तो कोल्ड एनिमल्स हैव लेस सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू इट्स वॉल्यूम। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोल्डर एरियाज के एनिमल्स के लेस सरफेस एरिया होता है इन कंपैरिजन टू इट्स वॉल्यूम। लिखो, कोल्ड एरियाज एनिमल हैव लेस सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू इट्स वॉल्यूम, सो डैट हीट लॉस क्या हो सके, मिनिमम हो सके। साइमल्टेनियसली हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, बर्कमैन रूल। तो बर्कमैन रूल क्या कहता है कि ठंडे प्रदेश में तुम्हें क्या मिलेगा, लेस सरफेस एरिया मोर साइज के एनिमल मिलेंगे ये, और या तुम्हें गर्म देश में मोर सरफेस। मैंने दो पैरामीटर पढ़ाया, एक सरफेस एरिया एक साइज पढ़ाया, ठीक है। देखो अगर जो फिजिक्स जो तुम नॉलेज लगा रहे हैं, जैसे देखो ये एक वॉल्यूम है, ठीक है। अगर मैं इतना बड़ा कर दूं तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ दिया लेकिन सरफेस एरिया भी तो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ाने से सरफेस एरिया भी तो बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है और सरफेस एरिया जो होता है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम आर को मान लो 10 टाइम्स करके इतना बड़ा एक स्फीयर बना लिए, आर को 10 टाइम्स करके, तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा ना इन कंपैरिजन टू सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो सारी हीट मतलब हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और हीट बाहर भी उतना नहीं निकल पाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द टेंडेंसीज ऑफ वार्मर एनिमल्स, वापस एक बार समझते हैं। वार्मर एनिमल्स दे विश टू दे टेंड टू रिलीज हीट, तो उनका क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा रखेंगे लेकिन उनका साइज को कम रखेंगे। ये वही बात है जो हमने अभी कुछ देर पहले की, ठीक है। तो शक्कर स्टारफिश जो बनेगी वो भी निकल जाएगी। ताकि क्यों रखते हैं, वॉल्यूम कम रखते हैं क्योंकि एक तो हीट प्रोडक्शन कम हो, सरफेस एरिया क्यों बढ़ाते हैं, ताकि जो हीट बने वो भी बाहर निकल जाए, ठीक है। आगे इसमें ना ऐसे एग्जाम्पल है जो हम अभी एनसीईआरटी में या मॉडल में तुम देखना, शक्कर स्टारफिश में भी एग्जाम्पल होगा। ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ बर्कमैन रूल, क्लियर है, बोर्ड में आता है बर्कमैन रूल, शायद तुम्हारी मैम ने भी दिया होगा, एलन में तो पक्का पूछेगा। और एलन वाले ये नहीं पूछते, एलन वाले ये पूछते हैं, एलन रूल, मजाक नहीं कर रहा, रूल है, नीट में आता है। एलन रूल क्या होता है, दूसरा रूल, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है एलन रूल। ये तो पक्का आता है बोर्ड में, बर्कमैन आए ना आए एलन रूल जरूर आएगा। और दोनों में डिफरेंस, जब तुम दोनों को समझ जाओगे ना, तुम दोनों में डिफरेंस नहीं बता पाओगे, इतना माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि बॉडी के बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर से ज़्यादा हीट लॉस होता है। क्या ये बात तुम भी मानती हो कि नहीं मानती हो, बॉडी के बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर से ज़्यादा हीट लॉस होता है। एलन रूल में तुमको सरफेस एरिया या साइज का फंडा यूज नहीं करना है, गांठ बांध देना ये बात को, नहीं तो एलन का या नीट का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सरफेस एरिया या साइज का फंडा यूज़ नहीं करना। क्या फंडा यूज़ करना है कि बॉडी के बाहर जो ऑर्गन्स होते हैं उससे ज़्यादा हीट लॉस। देखो मेरे कान है, मेरे कान का ये पिन्ना है, ठीक है, या मेरे ये लिम्स हो गए, ठीक है, या मेल्स में पेनिस हो गया, या तुम्हारा और भी बॉडी का एक्सपोज्ड एरिया, जितना भी एक्सपोज्ड एरिया होता है, या जो आउट पाउचिंग्स होते हैं, मॉर्फोलॉजीज जो होती हैं, उनसे क्या होता है, हीट लॉस ज़्यादा होता है। नाक का टिप हो गया, ये सबसे हीट लॉस ज़्यादा होगा। ये होता है एलन रूल। देखो इसका एप्लीकेशन देखते हैं एलन रूल का। तुम एक काम करो ना, तुम है ना मेरे को ये बर्जमैन और एलन रूल का है ना फोटो अगर हो सकता है तो भेजना ना एक बार, मतलब एलन के मॉड्यूल से क्लिक करके अभी भेजना ना, क्योंकि मेरे कॉपी में नहीं लिखा हुआ है इसका। व्हाट्सएप कर दो मेरे को, टेलीग्राम कर दो कि ज़्यादा बढ़िया रहेगा, टेलीग्राम पे अगर हो तो। टेलीग्राम नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, तुम व्हाट्सएप कर दो।
कर दी, बोलोगे तो सही, मैं खाने में व्यस्त हूँ। बर्डमैन रूल क्या कहता है कि तुम्हारा कहाँ गया, जो बर्ड्स और मैमल्स होती हैं वो अपना बॉडी का साइज़ को बढ़ा लेती है ठंडे रीजन पे, और वो अपना बॉडी का साइज़ को कम कर लेती है गर्म रीजन में, ठीक है। दूसरा ये रहा, कहाँ गया, यही तो है, ड्रॉ, दूसरा एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या कहता है कि बॉडी के बाहर से जो निकले हुए स्ट्रक्चर है वहाँ से हीट लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा है, मुझे बताओ अगर ठंडे देश में अगर कोई मैमल रह रहा है जिसका बॉडी का साइज़ बड़ा है और सरफेस एरिया कम है, ठीक है, तो उसके शरीर से जितना भी अपेंडेजेस है, मान लो विंग्स हो गए, ईयर पिन्ना हो गया, वो इंक्रीज होगा या रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़, मतलब जितना भी एक्सटर्नल आउट पाउचिंग है वो कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ से हीट लॉस हो सकता है। और जो गर्म देश में जो लोग रहते हैं वहाँ पे ये आउट पाउचिंग जो है वो ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए अगर मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाना चाहूँ बहुत एंटरटेनिंग वे में, तो अफ्रीका लोग जो होते हैं, इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, देर आर टू काइंड ऑफ पीपल, एक अफ्रीका के लोग हैं, एक इंडिया के लोग हैं। कंपैरेटिवली ये देखा गया, सब मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए बट समझाने के लिए बोल देता हूँ। African people, if you watch in some intimate videos, they have a quite longer penis as compared to Indian men's, ठीक है। तो ये इसका एक रीज़न है, ये एलेंस रूल, बिकॉज उनका पेनिस साइज बहुत बड़ा होता है, बिकॉज वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करते हैं आउट पाउचिंग या तुम्हारा जितना भी एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसको बड़ा हो जाता है, तो दैट इज़ वाई देयर पेनिस इज़ वेरी मच बिग इन साइज। और अगर कभी देखा भी हुआ तो, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में छोटा छोटा होता सब, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सामने कोई पेशेंट आ जाए इन फ्यूचर, अगर कोई तुम डॉक्टर बन जाओ और तुम गायनी वार्ड में अगर कंसल्ट कर रही हो, गायनी वार्ड में, तो अगर वहाँ पे तुमको एक कपल से एनकाउंटर हो जाए जहाँ पे जो वो वाइफ है उसकी वो ये बोल रही होगी कि अरे डॉक्टर साहब सुनिए ना, तो वो आदमी कुछ नहीं बोलेगा, वो आदमी चुप रहेगा बिकॉज ही इज़ वेरी मच इनसिक्योर अबाउट इट कि वो अपनी बीवी को खुश कर पा रहा है वे कि नहीं। तो ऐसा ये एक एग्जाम्पल था एलेंस रूल का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मेरे देने का एकदम मन नहीं था, लेकिन मैंने ये दिया क्यों, क्योंकि इसकी तुम्हें एलेंस रूल याद हो जाएगा कि एलेंस रूल लगाना कहाँ पे है। क्योंकि जब एलन और बर्जमैन रूल साथ में पढ़ाया जाता है ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोनों मिक्स करके किसमें एलन रूल लगेगा किसमें बर्जमैन रूल लगेगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल याद आ गया तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो अश्लीलता में भी तुम्हें नंबर मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है, अश्लीलता दिखाने पे भी। एनीवेज, तो यही तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एलेंस रूल में क्या है। देखो, जो मैमल्स होते हैं जो कोल्डर क्लाइमेट में होते हैं, दे जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स, उनकी ईयर जो होती है वो शॉर्ट होती है, क्या समझ पा रही हो। एंड दे लिम्स जो होते हैं उनके छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मैं तुम्हारे सामने एक ऑर्गेनिज्म बनाऊं ठंडे प्रदेश के, तो उसके लिम्स जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे, ठीक है। इनफैक्ट सिर्फ लिम्स ही छोटे छोटे नहीं होंगे, और भी बहुत कुछ छोटा छोटा होगा, ठीक है। तो ये लिम्स हो गए, तो इसीलिए तुमने पेंगुइन देखा है, पेंगुइन उसका कंपैरेटिवली उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लेकिन उसके जो हाथ पाँव छोटे छोटे से हाथ पाँव मार रहा होता है, तो वो हो गया तुम्हारा एलेंस रूल में आ गया। एंड दिस इज कॉल्ड द एलेंस रूल, ठीक है। क्या क्लियर है, बर्जमैन और एलेंस रूल क्या है, ये दो लाइन को समझाने के लिए मैंने अपना कीमती आधा घंटा वेस्ट कर दिया क्योंकि नीट में क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं, हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, क्या क्लियर है, सरफेस एरिया से तुम्हें हीट गेन या हीट लॉस समझना है। स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, क्या ये भी पॉइंट क्लियर है कि स्मॉलर एनिमल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इट्स वॉल्यूम। आज से पहले अगर तुमने कभी इकोलॉजी पढ़ा होगा और मैं तुमसे ये पूछ लेता कि स्मॉलर साइज के जो एनिमल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनका सरफेस एरिया बड़ा होगा कि साइज बड़ा होगा, तुम ये बोलती तुम्हारा सरफेस एरिया छोटा होगा। बट आज तुम्हें सीखने को मिला कि छोटे साइज के एनिमल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। They tend to lose heat very fast when it is cold outside, then they have to expend much energy to generate body heat.
तो उनको अपने बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ताकि वो अपना हीट को जनरेट कर पाए थ्रू मेटाबॉलिज्म। दिस इज द मेन रीजन वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। ठंडे देश में छोटे छोटे एनिमल इसीलिए बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर है, ये मैंने बता दिया। क्या क्लियर है ये चीज़? इसके बाद एलन वालों ने ना 2-3 रूल को हटा दिया। ठीक है, एलन वालों ने 2-3 रूल को हटा दिया, लेकिन मैंने सिर्फ डिस्कशन के लिए उन रूल को लिखता हूँ, तुम्हें नहीं लिखना। रेंच रूल होता है, एक जॉर्डन रूल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, खाली एक बार जस्ट डिस्कशन के लिए बता देता हूँ। रेंच रूल में क्या होता है, तुम्हारा जो तुम्हारा हॉक ईगल नाम सुनी होगी, हॉक ईगल, तो ये तुम्हारे तुमको ये गर्म प्रदेश में तुमको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गर्म प्रदेश में तुमको हॉक ईगल तुम देखी नहीं, वो तुम्हारा जो सुल्तान लोग होता है या तुम्हारा जो शेख लोग होता है, उनके हाथ में ईगल्स होती हैं, तुमने मूवी में देखा होगा ईगल्स आती हैं। जो हॉक ईगल्स होती है ना, उनका ब्रॉड एंड लॉन्ग फेदर होता है, ब्रॉड एंड लॉन्ग फेदर होता है। तो ये किस में आ गया, ये एलन रूल के अकॉर्डिंगली रेंच रूल बनाया गया है। और इसी एलन रूल के हिसाब से जो पेंगुइन होती है उसका स्मॉल एंड इसका छोटा होता है, स्मॉल एंड शॉर्ट, ठीक है, लिम्स होता है। दिमाग में कुछ और मत समझना। जॉर्डन, जॉर्डन अगर रूल बात करूं तो देखो जॉर्डन रूल क्या बोलती है, अगर ठंडा पानी ले लूं, कोल्ड वाटर ले लूं, कोल्ड वाटर में बड़ी मछली मिलेगी, बिग फिश मिलेगी, तो मतलब मुझे बताओ बड़ी फिश मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, समझना। तो अगर तुम्हारा अगर गोल ही छोटा है तो तुम अपने आसपास गंगा नदी में जाके मछली निकालोगी, कितना बड़ा निकाल लोगी, थोड़ा सा निकाल लोगी, छोटा छोटा मछली निकाल लोगी। लेकिन अगर तुम्हें बड़ी मछली का शिकार करना है तो तुम्हें समुद्र पर जाना पड़ेगा। समुद्र में भी कब जाना पड़ेगा, सुबह के टाइम पे कि शाम के टाइम पे, क्योंकि एक ब्रीज जो चलता है ना, एक सुबह के टाइम पे तो तुम्हारा समुद्र से हवा आ रहा होता है, और रात के टाइम पे ज़मीन से समुद्र की तरफ हवा जा रहा होता है। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया, रात के ऐसा कुछ होता है मतलब। तो एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे समुद्र का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, और एक ऐसा टाइम आता है, तुम बता सकती हो अपने नॉलेज के हिसाब से? हाँ सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। हाँ, ये क्या होता है बताओ? जैसे सी ब्रीज में जैसे सुबह के टाइम पे समुद्र गर्म होगा, हाँ, और समुद्र जो हवा है वो लैंड पे तो आएगी। मुझे बताओ, अगर तुम्हें बड़ी मछली पकड़ने तुम सुबह के टाइम पे जाओगे कि शाम के टाइम पे जाओगे? इसीलिए शाम के टाइम पे मछुआरों को जाने नहीं दिया जाता है ओशन पे। ठीक है, बोलते हैं क्योंकि शाम के टाइम पे सिर्फ मछली नहीं आती, वहाँ पे ना लहरें भी आती है बड़ी बड़ी। ठीक है, इनएविटेबल। तो बड़ी मछलियाँ अपने साथ लहरें को लेके आती हैं। तो कोल्ड वाटर में बड़ी मछली देखने को मिलेगी और वार्म वाटर में छोटी मछली देखने को मिलेगी, स्मॉल फिश। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एलन रूल एंड बर्जमैन रूल। मैं उम्मीद करता हूँ कि एलन के एग्ज़ाम में तुम ये क्वेश्चन को गलत ना करो, बिकॉज मुझे पक्का पता है तुम ये क्वेश्चन को गलत कर दोगी। मुझे खाली शॉर्ट में बता दो व्हाट इज एलन रूल एंड व्हाट इज बर्जमैन रूल, मैं मान जाऊंगा तुमको। ये बर्जमैन रूल जो भी है हम्म, इसमें क्या जो भी नहीं है, क्वेश्चन आता है नीट में, जो भी नहीं है। हम्म उस जैसे कोल्ड एरियाज में हम्म बर्ड्स या एनिमल्स जो भी है उन लोग का साइज जो है, बॉडी साइज वो बड़ा होता है। हम्म और ये इसलिए होता है क्योंकि उन लोग को हीट जो है प्रोड्यूस ज़्यादा करना होता है, और एक हीट मिनट, लॉस को मम्मी कोई आया है देखो ना। गो, हाँ बोलो। हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करना होता है उन लोग को, और हीट लॉस कम करना होता है, हम्म सरफेस एरिया भी कम होता है। ये है कोल्ड केसेस में। और जैसे गर्मी का केस में, हॉट हम्म प्लेसेस के केस में हम्म उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, हम्म हीट हम्म को मिनिमम करना है, और हीट प्रोडक्शन जो हम्म हाँ, और हीट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करना है, हम्म और इसीलिए उन लोग को ज़्यादा होता है, तो ये समर के केस में। बहुत और उसके बढ़िया। बाद एल्कोहल में सरफेस एरिया से रिलेटेड हम लोग करेंगे। हम्म हम लोग कि बॉडी से बाहर जो निकले हुए स्ट्रक्चर्स हैं हम्म उनमें से cause होते हैं। हम्म फिर एडम्स रूल है, और उसी से रिलेटेड रेंज रूल और जॉर्डन रूल। रेंज वो रूल नहीं है पढ़ना है, वो तुम्हें नहीं बोलना। तो अगर एग्जाम में बर्ड्स और मैमल्स का क्वेश्चन आ जाए, आंसर क्या जाएगा? बी से बर्ड्स, बी से बर्ड्समैन। ठीक है, मैमल्स आ जाए तो तुम्हें मोटा मोटी आंसर एलन जाता है, पर उसके अगर ये ऐसा कुछ रहता है तो ठीक है।
तो ये मोटा मोटी तुम्हारा टेम्परेचर का एक हिस्सा कंप्लीट होता है, ठीक है। हिम्मत है ना कि थक गई हो? मत बोला सर बहुत लंबा पढ़ा दिए। तो ये था तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में अगर टेम्परेचर देखो, ठंडे पानी में तुम्हें बड़ी मछलियाँ मिल रही है, गर्म पानी में छोटी मछलियाँ मिल रही हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन तो है, क्योंकि ठंडे पानी में मछलियाँ जो हो गई वो बड़ी हो गई, ठीक है, वो अपने अंदर में मॉर्फोलॉजिकली अडेप्ट कर ली, वो अपने आप को बड़ा साइज कर ली। अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो ठंडे ऑर्गेनिज्म में जितने भी तुम्हारे एनिमल्स थे उन्होंने अपना हाथ पाँव को छोटा कर लिया, अपेंडेजेस जो थे उनको छोटा कर लिया और बॉडी साइज को बड़ा कर लिया। समझ में आ गया ये चीज़? क्लियर है? ये हुआ मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, चलो अरे ये क्या हुआ? स्टार्ट करें तो कुछ खाना पीना खाना है, पाँव वाँव सीधा करना है, कर लो। ठीक है, पानी वानी चाय वाय पकौड़ी नाश्ता मीठा वीठा जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं है कोई चीज़ का, इतना सीरियस नहीं लेना है चीज़ को। हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन को, पहले ना चीज़ को समझते हैं तो फिर इसके बाद लिखेंगे, लेकिन पहले लिख ही लेते हैं। इसको एक और कहते हैं, एक और नाम से अक्लाइमेटाइजेशन। मैं कह रहा हूँ बोर्ड्स में पक्का आएगा अक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है, पक्का आएगा, पक्का नीट में पक्का आएगा, ठीक है। इस फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन को एक और नाम देते हैं, एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं या इसको हम लोग चेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल मतलब हो गया तुम्हारा इंटरनल चेंज या तुम्हारा मेटाबॉलिक चेंज, या इसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल चेंज। या इसी को हम कहते हैं बायोकेमिकल चेंज। चलो ठीक है, अगर लिख ली होगी, बहुत तेज राइटिंग है तुम्हारी, फटाफट लिख लेती हो। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजी क्या होती है? देखो जब तुम एमबीबीएस में आओगी ना, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होता है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है और एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी में तुम पढ़ती हो कि बॉडी में कौन सा ऑर्गन कहाँ पे और उसका रिलेशन क्या है बाकी दूसरे ऑर्गन से। तुम एनाटॉमी में पढ़ती हो कि कौन सा ब्लड वेसल किस ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है, उनका रिलेशन क्या है आपस में, ठीक है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन दाहिने साइड में कौन बाएं साइड में, ये सब चीज़ तुम एनाटॉमी में पढ़ती हो। फिजियोलॉजी में तुम ये पढ़ती हो कि वो ऑर्गन काम कैसे करता है, वो ऑर्गन का फंक्शन क्या है, ये तुम पढ़ती हो फिजियोलॉजी के अंदर में, ठीक है। जैसे किडनी का बहुत सारा फंक्शन होता है, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है, वाटर बैलेंस करता है, ब्रेन का बहुत सारा फंक्शन होता है, तो जितना भी चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है कि हमारा बॉडी के अंदर में नॉर्मल फंक्शन जो चल रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है चीज़? तो अभी क्या हुआ ना, जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, एक एनवायरनमेंट में मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो ऑर्गेनिज्म के पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता वो अपना मॉर्फोलॉजी का अडेप्टेशन कर सकता है, अपने अंदर में अपेंडेजेस को ला सकता है, अपने अंदर का अपेंडेजेस को छोड़ सकता है, अपना बॉडी साइज को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हो गया फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन का। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन का तरीका क्या होता है, इसी को हम समझ रहे हैं। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन मतलब होता है कि वो अपने बॉडी के ऑर्गन का फंक्शन को चेंज कर दे रहा है, ठीक है, अपने बॉडी के ऑर्गन के फंक्शन को वो चेंज कर दे रहा है। कैसे मैं बताऊं? जैसे कि एक है इसमें इंटरनल चेंज। फिजियोलॉजिकल चेंज में अडेप्टेशन मतलब एडजस्टमेंट भी होता है, अडेप्टेशन मतलब चेंज भी होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन का दूसरा नाम क्या है? फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन का दूसरा नाम है अक्लाइमाइटेजेशन। एक्लाइमाइटाइजेशन, ACCLIMATISATION, एक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं।
फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो तुम क्या करोगी? स्वेट करना स्टार्ट कर दोगी। गर्मी आता है ना, पसीना बहना, टप 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 पसीना निकलना स्टार्ट होता है। ये स्वेटिंग क्या है? ये एक इंटरनल चेंज है। कैसे हुआ ये स्वेटिंग? जैसे ही बाहर का तापमान बढ़ा, तुम्हारे अंदर का तापमान कम है, तुम्हारे बॉडी के जितने भी रिसेप्टर्स हैं उन्होंने टेम्परेचर को सेंस कर लिया और वो ब्रेन के पास पहुंच गए सिग्नल लेके वाया थैलेमस, एंड थैलेमस से है हाँ क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वहाँ पे मैंने बताया जितना भी इनवॉलेंट्री चीज़ होता है उस सबको हाइपोथैलेमस से रिलेट करना है। हाइपोथैलेमस फाइबर्स को सेंड करेगा और क्या करेगा, तुम्हारे स्किन के जितने भी बाल है ना, और तुम्हारा स्किन इलेक्टर पिलाई को स्टिमुलेट करेगा और स्वेटिंग करवा देगा। यानी तुम्हारा बॉडी से क्या हो जाएगा, हीट का और लॉस हो जाएगा, ताकि बाहर का हीट तुम्हारे अंदर में मतलब हावी ना हो। समझ में आया? या ऐसे समझ लो कि अगर तुम्हारे बाहर का हीट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर का हीट बढ़ेगा। पेरिफेरल रिसेप्टर्स को मार दो गोली एक बार। नया तरीका बता रहा हूँ, नया थ्योरी है ये। नया थ्योरी ये कहता है अगर बाहर का मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ तो उससे क्या होगा, वाया डिफ्यूजन हमारे अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, वेसो डाइलेशन हो जाएगा। मतलब बॉडी का जितना भी टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बॉडी के ब्लड में जितना भी खून है सबका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब खून में बहुत सारे रिसेप्टर्स होंगे, वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ब्रेन के पास जाएंगे और वो क्या करेंगे, वेसल्स को डायलेट कर देंगे और वहाँ से क्या हो जाएगा, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो स्वेटिंग हुआ वो क्या हुआ, मैं तुम्हें अगर बताऊँ कि सपोज करो ये मेरे पास बॉडी था, ये बॉडी का तुम्हारा हाथ हो गया और ये बॉडी का पाँव हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बाहर में तापमान को बढ़ाया, तो इस हाथ में क्या था, बहुत सारा ब्लड वेसल्स, खून की नली थी, ठीक है। तो खून की नली, अब क्या हुआ ना, जो जितना भी टेम्परेचर होता है, हीट तो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता ही है, हमें 11 क्लास की फिजिक्स की नॉलेज से पता है। तो हमारे ब्लड वेसल्स में जितना भी ब्लड है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। फिर ब्लड का ही टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, जितना भी फ्लूइड्स है उनका भी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। फ्लूइड्स मतलब लिम्फेटिक्स जो तुम बोलती हो, मैंने लिम्फेटिक्स को भी बार बार समझाने का ट्राई किया है। तो वेन्स हो गई, आर्टरीज हो गई, उनका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। वो अल्टीमेटली तुम्हें पता है कि सारा आर्टरीज कहाँ पे जाता है, हार्ट में जाता है, हार्ट से कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है, ब्रेन से क्या होता है, वापस नीचे आता है। ये सब कहानी तुम्हें सबको पता है, ठीक है। और ये फिर वापस पूरे ऑर्गन में चला जाता है, पूरे ऑर्गन से वापस हार्ट में चला जाता है। इस तरह का चीज़ हो रहा होता है। तुम्हें इतना कॉन्सेप्ट में ध्यान नहीं देना, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, तुम्हारे ब्रेन में जो रिसेप्टर्स हो गए वो स्टिमुलेट हो गए, ठीक है। उन्होंने बोला कि देखो भैया मेरे पास जो ब्लड आ रहा है वो गर्म ब्लड है, वो मेरे को जला देगा, तो एक काम करो, ऐसा केमिकल को रिलीज़ करो, एक ऐसा हार्मोन को रिलीज़ करो जिससे क्या हो जाए, जो खून की नली है वो डायलेट हो जाए। जब खून की नली डायलेट हो जाएगी तो यहाँ पे ज़्यादा खून प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा और इससे क्या होगा, हीट जो है वो बाहर निकल जाएगी। समझ में आया? इस तरह का कुछ मैकेनिज्म होता है। तो इतने मैकेनिज्म को नहीं समझना, अपने को समझना है जो स्वेटिंग हो गया वो क्या हो गया, इंटरनल चेंज हुआ। देखो हमारे ब्लड वेसल में चेंज हुआ कि नहीं, हमारा ब्लड वेसल डायलेट हो गया। ब्लड वेसल डायलेट क्यों हुआ, ताकि ऐसे सीधी सी बात है ना, क्योंकि ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड है, जितना फ्लूइड को तुम यहाँ पे इकट्ठा कर लोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक तो पहला बात क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना ब्लड का, तो बाहर से क्या होगा, हीट फ्लो नहीं हो पाएगा। हीट क्यों फ्लो कब होता है, जब टेम्परेचर का चेंज होता है। दूसरी बात ये कि अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो अंदर से बाहर टेम्परेचर फ्लो कर जाएगा, तो स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। या जितना भी एक्सेस फ्लूइड है उसको, स्वेटिंग क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर का बाहर जाना नहीं, बॉडी से पसीना बाहर आता है, लिटरली फ्लूइड बाहर आता है। तो बॉडी से जितना भी फ्लूइड है वो सब क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा टेम्परेचर को ले गया, ठीक है। समझ में आ गया ना ये चीज़? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वेटिंग बोलते हैं। वो क्या, इंटरनल चेंज है। इंटरनल चेंज के बाद एक और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक चेंज भी बोल सकते हैं। मेटाबॉलिक चेंज क्यों बोला, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, उस ब्लड वेसल्स में ब्लड एक्यूमुलेट हो गए। जब ब्लड वेसल्स में ब्लड एक्यूमुलेट हो गया तो मुझे बताओ क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा, तो पानी क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। क्योंकि हमें एक चीज़ पता है बायोलॉजी की नॉलेज से कि ऑस्मोसिस एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो ज़िंदगी में हर बार होगा। पानी हमेशा अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा। तो पानी ऐसा थोड़ी है कि ब्लड वेसल से बाहर निकला है, एक्चुअली देखा जाए ब्लड वेसल में पानी तो होता है, बट सेल के अंदर में भी तो पानी होता है। तो अल्टीमेटली सेलुलर लेवल पे भी क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया ये चीज़? इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें और कहानी बताऊं तो हमारे बॉडी के पास क्या है, किडनी है।
है कि नहीं। जब पसीना, जब हम लोग को बहुत तेज बाहर में गर्मी होता है ना, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होता है तो मुझे बताओ क्या होता है, हम लोग है ना, हम लोग का यूरिन कम हो जाता है। ठंड के टाइम पे यूरिन बढ़ जाता है और गर्मी के टाइम पे यूरिन कम हो जाता है। यूरिन कम क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी का किडनी नहीं चाहता कि जो पानी है वो वाया यूरिन बाहर निकले। वो क्या करता है, उस पानी को रिसर्कुलेट करवाता है पूरे बॉडी में, ताकि पानी जो है वो स्किन से बाहर निकले और सरफेस एरिया से बाहर निकले, ताकि हीट लॉस जो हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ये जितना भी है ये मेटाबॉलिक चेंजेस है, और ये क्या है, फंक्शनल चेंज है। फंक्शनल चेंज मतलब किडनी का चेंज हो गया ना, किडनी ने रिसर्कुलेट कर दिया वाटर को। तुम एक और चीज़ से समझ में आया क्या? फंक्शनल चेंज मतलब ऑर्गन का फंक्शन में चेंज हो गया। नॉर्मली ऑर्गन क्या करता था, पानी को बाहर निकालता था, लेकिन वो ऑर्गन अब क्या करेगा, पानी को ज़्यादा रीएब्जॉर्ब कर लेगा, उसका फंक्शन में चेंज हो चुका है। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल चेंज हो गया। इज इट ऑल क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आया फंक्शनल चेंज क्या है? और अच्छे तरीके से अगर मैं तुम्हें फंक्शनल चेंज को समझाऊं, तो फंक्शनल चेंज मतलब एक और होता है, सपोज करो तुम भाग रही हो, ठीक है, तुम भाग रही हो तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा हा 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 ऐसे करोगे ना भागते भागते, तो तुम ब्रीदिंग को बढ़ा दोगे अपना, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, हाई ब्रीदिंग तुमको देखने को मिलेगा। भागते वक्त तुम क्या करोगी, ब्रीथ करोगी, हाई ब्रीदिंग तुमको देखने को मिलेगा, मोर हार्ट बीट तुमको देखने को मिलेगा। गर्मी में भी तो यही चीज़ होता है, गर्मी में भी आदमी होता है, अरे यार कितना गर्मी लग रहा है, उफ थोड़ी ऐसे ऐसे ठंड में थोड़ी बोलता है अरे यार क्या ठंड लग रहा है, उफ मज़ा ही आ गया, ऐसे थोड़ी होता है। गर्मी में आगे बोलता है ना, अरे यार क्या गर्मी लग रहा है यार, ये कोई चला दो, कोई चला दो। तो क्या होता है, हाई ब्रीदिंग, ब्रीदिंग बढ़ जाता है बॉडी का, और हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। ठंड के टाइम पे क्या होता है, आदमी एकदम शांत काम हो जाता है, हार्ट बीट कम हो जाता है। तो ये सब क्या टेम्परेचर का चेंजेस है जो हमारे बॉडी में रिफ्लेक्ट आउट होता है, और बॉडी का जो ऑर्गन है वो अपना फंक्शन में कुछ चेंज कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल चेंज बोलते हैं। तो ये बायोकेमिकल चेंज क्या हुआ जी? बायोकेमिकल चेंज कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान सा चीज़ है कि एडवर्स कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द एडवर्स कंडीशन, टू प्रिवेंट द एडवर्स कंडीशन, टू प्रिवेंट एडवर्स कंडीशन, बहुत सारा हार्मोन, एंजाइम्स, प्रोटीन रिलीज आउट होता है, इसी को तो बायोकेमिकल चेंज बोलते हैं। जो मैंने बताया कि हमारा ब्रेन क्या करेगा, बहुत सारा केमिकल को रिलीज़ करेगा, हार्मोन को रिलीज़ करेगा ब्लड के अंदर में। वो हार्मोन क्या करेगा, ब्लड में रिलीज़ कर दिया, वो हार्मोन आर्टरी के जरिए वो हार्मोन नीचे आ गया, और आर्टरी के जरिए अगर वो हार्मोन नीचे आ गया तो वो इस एक्ट करेगा और आर्टरी को डायलेट कर देगा वो हार्मोन, या वो प्रोटीन या वो केमिकल क्या करेगा, और हार्मोन को डायलेट कर देगा। समझ में आया क्या? तो ये क्या हो गया, बायोकेमिकल चेंज हो गया। तुम मुझे बताओ ये चारों चेंज का एग्जांपल देके, टीच मी। एक तो पहले एक तो पहले इंटरनल चेंज जो है उसमें क्या होता है, जैसे बॉडी के अंदर में चेंजेस आएगा। जैसे कि स्वेटिंग वाला एग्जांपल था, हम्म जैसे बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर वो हम लोग का बॉडी इन रिस्पॉन्स टू दैट हम लोग स्वेट करते हैं। हम्म तो ये इंटरनल चेंज का हो गया। हम्म फिर एक बार आप ये कहाँ गया, मेटाबॉलिक चेंज। मेटाबॉलिक चेंज। तो मेटाबॉलिक चेंज में जैसे क्या था एग्जाम्पल इसका, हाँ मेटाबॉलिक चेंज में जैसे क्या क्या करते हैं कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मतलब कुछ करने का, लाइक कुछ क्षमता, लाइक कोई एक्टिविटीज परफॉर्म हुआ, लाइक सेल जैसे। एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म कुछ देर पहले बताया, जितना साइज बढ़ेगा, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, उतना हीट जनरेट होगा। मेटाबॉलिज्म काम होता है बीएमआर या बीएमआई जो होता है उसको बढ़ाना, बीएमआई को बढ़ाना या बॉडी का हीट को जनरेट करना, मेटाबॉलिज्म का वो काम होता है। तो मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ गया बाहर का, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी अगर बढ़ गया, तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा ना बॉडी का, ताकि हीट जनरेट कम हो। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? हाँ, आगे। फिर बायोकेमिकल चेंजेस में जैसे हम्म लाइक अगर कुछ जैसे कोई बाहर का कुछ चेंज हो गया जैसे सराउंडिंग, हम्म तो उसके रिस्पॉन्स में जैसे जो बॉडी है हमारा वो हम्म हार्मोन्स सिक्रीट
करके उसके रिस्पेक्ट वो करेगा। और क्या हुआ? फंक्शनल चेंज। फंक्शनल चेंज में, फंक्शनल चेंज में हाँ, जैसे बॉडी का कोई फंक्शन जैसे चेंज हो गया, लाइक अगर जैसे बाहर का जैसे हीट हुआ तो फिर जो बॉडी का जो वो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स जैसे जो पानी है, मतलब पानी तो ऑब्वियसली है ही, तो पानी जो है वो ब्लड वेसल्स के बाहर फिर रिलीज होने लग जाता है, तो फिर उसको तो फंक्शनल किसका फंक्शन चेंज होगा? किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन का इन रिस्पॉन्स टू द चेंज। क्या चेंज हुआ? किस ऑर्गन का फंक्शन चेंज हुआ? जैसे तो ब्लड वेसल बोलिए, ब्लड वेसल इज नॉट एन ऑर्गन। ब्लड वेसल ऑर्गन नहीं, यहाँ पे जैसे टेक योर टाइम, रिलैक्स, सोच के बताओ कि अगर तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होगा? बुखार आ जाता है तो तुम्हारे को क्या होगा? गर्मी के समय क्या होगा? ठंड के समय क्या होगा? लाइक दैट थिंग। यू आर अ टीचर, यू हैव टू एक्सप्लेन मी। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे हीट हुआ बाहर, तो जो स्किन, वो तो एक ऑर्गन है, वो स्वेट निकालना चालू कर देगा, फिर जैसे ये तो वो फंक्शन अपना बढ़ा देगा, अपना फंक्शन बढ़ा देगा, तो दैट इज ऑल्सो अ चेंज। ठीक है। और फिर जैसे ठंड के टाइम यूरिनेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। हाँ, इट इज ऑल्सो अ फंक्शनल चेंज। और जैसे गर्मी के टाइम वो उतना नहीं होता है जितना ठंड के टाइम है, तो चेंज के हिसाब से उतना लिखा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ब्रीदिंग, हार्ट बीट। जब तुम भागती हो, जब तुम मैराथन रन करती हो, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? गर्मी लगता है, पसीना आता है कि नहीं आता है? तो मतलब मैराथन से याद कर लेना, मैराथन कर रही हो, गर्मी लग रहा है, पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो इट इज़ एन इंटरनल चेंज। और फिर उससे क्या हो रहा है? हार्ट बीट बढ़ रहा है, इट इज़ अ व्हाट? इट इज़ अ फंक्शनल चेंज। हार्ट का फंक्शन में चेंज हुआ, समझ में आया? फंक्शन किसका चेंज होता है? ऑर्गन का। तुम भाग रही हो, तुम्हारा स्वेट आ रहा है बहुत ज़्यादा, इट इज़ एन इंटरनल चेंज की वजह से स्वेट आया। वो बात अलग है कि वो फंक्शनल चेंज भी है, स्वेटिंग एक इंटरनल चेंज के साथ फंक्शनल चेंज भी है। अल्टीमेटली ये सारा टर्म्स जो है ना इंटर रिलेटेड है। मैंने इसमें तुम्हें एग्जांपल दिया है कि इसको इंटरनल चेंज, मेटाबॉलिक चेंज, फंक्शनल चेंज, बायोकेमिकल चेंज भी कह सकते हैं। तो मुझे बताओ, इस केस में अगर मैंने टेम्परेचर को छेड़छाड़ किया इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्या मेरा मॉर्फोलॉजी चेंज हुआ? कैसे यार मॉर्फोलॉजी का? इस केस में हाँ, मतलब इस केस में क्या है ना, मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होगा, मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होगा, ठीक है? ओनली इंटरनल चेंज देखने को मिलेगा, इंटरनल चेंज सीन, ठीक है? क्लियर है? चलो, इसी को हम लोग एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। वैसे ये लास्ट के टॉपिक से ज़्यादा बड़ा होगा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, अगर एक बात बताओ, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। तुम अपने रूम में बैठी हो, ठीक है? मैंने तुम्हारे रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तुम वहाँ पे एलन रूल और बर्जमैन रूल नहीं लगा सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एलन और बर्जमैन रूल तुम्हारा टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो तुम चूहा नहीं बन जाओगी। एलन और बर्जमैन रूल तो यही कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन होगा, बॉडी का साइज छोटा हो जाएगा और तुम्हारा मतलब अपेंडेजेस भी जो होंगे वो अलग अलग, चाहे बढ़ेंगे या कम होंगे, जो भी, जैसा भी हमने समझा। डिपेंड करता है ना कि लाइक अगर कोल्ड एरियाज में है तो लाइक स्टार्टिंग से ही वैसा है। हाँ एग्जैक्टली, तुमको अगर मैं उधर ने भेज दिया, अगर अंटार्कटिका में, तो तुम चूहा नहीं बन जाओगे और वापस आओगे तो इंसान नहीं बन जाओगे, ट्रांजिशन नहीं होगा बॉडी का, तुमको कोई वरदान नहीं प्राप्त है कि तुम अपना बॉडी का रंग रूप बदल सकती हो, ठीक है? तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। एलन क्या बताता है? बॉडी का स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है? बर्जमैन क्या बताता है? जो बर्कमैन रूल था, बर्कमैन बताता है बॉडी का शेप और साइज, ठीक है? शेप,
साइज बताता है। लेकिन इस केस में अगर तुम अपने रूम में बैठी हो तो वहाँ पे मैं बर्जमैन रूल, एडन रूल, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम चूहा नहीं बन जाओगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन तुम क्या कर सकती हो, तुम इंटरनल चेंज कर सकती हो। तुम्हारे रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तुम क्या करोगी, तुम स्वेट करना स्टार्ट कर दोगी। फॉर एग्जाम्पल इन समर हम लोग स्वेट करते हैं। या अगर तुम्हारे रूम का टेम्परेचर कम कर दिया, तुम शिवर करना स्टार्ट कर दोगी। कब कब शिवरिंग मतलब दांत करते हैं ना, कटकटाते दांत को, तो ठंड जब लगता है, जब बचपन में मम्मी नहलाती थी हम लोग को, तो नहला के जब नहा के निकलते तो दांत कट करता था हम लोग का, तो उसको शिवरिंग बोलते हैं। ये शिवरिंग मलेरिया में भी होता है, क्योंकि जब आरबीसी बर्स्ट होता है तब, ठीक है। एक चीज़ समझो, एक और केस देता हूँ। तुम इंस्टाग्राम देख के इन्फ्लुएंस्ड हो गई और तुमने डिसाइड किया कि मैं तो सर पहाड़ चढ़ूंगी, आपका लेक्चर अटेंड करने के लिए टाइम है नहीं मेरे पास, आप बकवास करते हो, मैं तो सीधा जाऊंगी पहाड़ों में मेंटल पीस ढूंढने। उधर जाके गांजा वांजा मत फूकना स्टार्ट कर देना, क्योंकि वहाँ पे ना लोग यही करते हैं मेंटल पीस के नाम पे, ठीक है। तो तुम गई पहाड़ पे, इंक्लाइन कर रही हो, तुम पहाड़ पे चढ़ रही हो। हाँ, तुमने गॉगल्स पहन लिया, क्योंकि तुम्हें मेरा नॉलेज से पता, गॉगल्स नहीं पहनोगी तो कैटरैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्बिडो वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तुम आगे चढ़ रही हो, चढ़ रही हो, चढ़ रही हो। जब तुम माउंटेन को क्लाइंब कर रही हो ना, ऊपर जब तुम जैसे जैसे ऊपर जाती हो, तुमको इंस्टाग्राम का दुनिया से बाहर ही नहीं आना था। मैंने तुम्हें मना किया, मत जाओ मत जाओ, तुमको अनीमिया है, तुमने बात ही नहीं मानी, तुम चली गई। चलो कोई बात नहीं, चली गई, बढ़िया बात है, मत करो मेरा क्लास, मत अटेंड करो, मुझे क्या। तो तुम गई ऊपर, ऊपर में तुम्हें पता नहीं था, इतना ज्ञान था नहीं फिजिक्स का। ऊपर में तो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है, ज़्यादा होता है कि कम होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। कम हो जाता है। कोई भी गैसेस का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का डेंसिटी कम हो जाता है। यही तो तुम्हारा वो लॉ है ना, एक तो डेंसिटी वाला, क्या नाम है, डाल्टन्स लॉ, कि प्रेशर डेंसिटी लगभग लगभग वो होता है। तो मतलब अगर ऊपर में जैसे ही तुम गई, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन, कोई भी एक मॉलिक्यूल अगर एक कंटेनर में रख दूं, अगर मैं इस कंटेनर में मॉलिक्यूल को रख दूं, वो क्या करेगा, हर जगह जाएगा और टकराएगा। पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स को एक्सप्रेस करेगा, उसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रेशर बोलता हूँ। अगर एक जार में करोड़ मॉलिक्यूल, अगर मैंने एक जार में 1 से बढ़ा के 10 मॉलिक्यूल कर दिया, इसका मतलब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, यानी मैंने डेंसिटी भी तो बढ़ाई। गैस की डेंसिटी बढ़ाई तो उससे क्या हुआ, प्रेशर भी तो बढ़ गया, ठीक है। समझ में आया। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मुझे बता, अच्छा एक और चीज़ बताओ, एक तुमसे ना बहुत कॉमन चीज़ पूछता हूँ, फिजिक्स का, थर्मोडाइनमिक्स का। एक रूम है, रूम के अंदर में बॉल है, ये बॉल का जो वॉल्यूम है वो 10 सीसी है, ठीक है। रूम का जो वॉल्यूम है वो है सपोज करो 30 सीसी। मुझे बताओ कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल ऑक्यूपाइड। बताओ। वॉल्यूम ऑफ बॉल तो 10 सीसी है। यही गलती सब करते हैं, आंसर 30 सीसी होता है। नहीं, वॉल्यूम ऑफ बॉल 10 सीसी है। हाँ, और क्वेश्चन क्या पूछा, मतलब रूम में वो कितना वॉल्यूम लिया है। ऐसा नहीं पूछता है, पता है एक्चुअली होता क्या है ना, अगर मेरा ये घर है, इस घर में मैं एक गैस का मॉलिक्यूल रख दूं, तो कभी भी जो गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है उसको नहीं हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वो गैस का मॉलिक्यूल कितना ट्रैवल कर सकता है उस पूरे रूम में, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, या वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 22.4 लीटर एट एचटीपी। इसका मतलब वो गैस 22.4 लीटर तक अपना दूरी तय कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है वॉल्यूम का। तो अगर मैंने गैस का मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दिया पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब देखो मेरा रूम तो उतना ही था, लेकिन गैस का क्या हुआ, गैस का जो पार्टिकल है वो बढ़ गया, यानी मास बढ़ गया, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। समझ में आया। वॉल्यूम को तो तुम्हारे मन में डाउट आना चाहिए ना कि सर आपने क्या किया, एक रूम में एक पहले बॉल था, आपने एक दूसरा बॉल ले आया, पर मुन्ना मैंने वॉल्यूम तो बढ़ाया ही नहीं, मेरा वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे जिसको पता नहीं होता वो बोलते हैं कि सर वॉल्यूम भी तो बढ़ गया, क्योंकि इसका भी तो वॉल्यूम है, इसका भी तो वॉल्यूम है, जस्ट लाइक 2 स्फीयर्स, एक स्फीयर का वॉल्यूम है, दूसरा स्फीयर का वॉल्यूम है। ऐसा नहीं होता गैस के केस में, गैस के केस में ऐसा नहीं होता है। गैस के केस में वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बिकॉज वॉल्यूम इज द टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने एक गेंद की जगह 2 गेंद कर दी तो मैं सिर्फ मास को बढ़ा सकता हूँ, वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकता। इसीलिए क्या हुआ, मास बढ़ गया लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब डेंसिटी जो हो गई वो क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया, डेंसिटी बढ़ गई।
डेंसिटी बढ़ गया, हम लोग बोलते हैं ना डेंसिटी बढ़ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर डेंसिटी बढ़ा दिया मतलब पार्टिकल बढ़ा दिया, पार्टिकल बढ़ा दिया तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टकराएगा ये चीज़, उतना ही ज़्यादा टकराएगा, उसका मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। यही तो है डाल्टन्स लॉ, पास्कल जो भी डाल्टन्स लॉ है, प्रेशर जो होता है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देखो केमिस्ट्री भी पढ़ा दिया यहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे ही तुम ऊपर जाती हो तो जो गैस होता है, गैस का प्रेशर कम हो जाता है, गैस का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब उसका डेंसिटी भी तो कम हो गया। ठीक है, ऊपर में गैस बहुत कम है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड मॉलिक्यूल है। इसका मतलब जब तुम ऊपर में जाओगी तुमको सांस लेने में तकलीफ होगा, बिकॉज ऊपर में हवा कम है। ठीक है, तुम क्या करोगी, तुम्हारा मैकेनिज्म क्या होगा, तुम फटाफट सांस लेने का ट्राई करोगी। क्यों, ऊपर में जाओगी ऐसे, तुम क्या करोगी, वेंटिलेशन को बढ़ा दोगी, क्योंकि तुम्हारे लंग्स में ब्लड तो उतना ही जा रहा है, तुमने क्या किया, वेंटिलेशन को बढ़ा दिया। ये तुम पढ़ोगी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, परफ्यूजन मतलब होता है कितना ब्लड लंग्स को मिला। खैर तुम्हारे लेवल पे सब चीज़ नहीं है। तो वेंटिलेशन में क्या होता है, तुमने क्या किया, वेंटिलेशन को इंक्रीज कर दिया, तुम जानबूझ के सांस लेने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम ऑक्सीजन को अपने अंदर में ले आओ। तो वो क्या हुआ, इंटरनल चेंज हुआ। समझ में आया क्या हुआ, वो इंटरनल चेंज हुआ, क्या हुआ, इंटरनल चेंज। समझ में आया ये चीज़। आगे अभी तुम कह रहे हो, तुम मस्त मतलब ऊपर में जैसे ही गए, ऊपर में जाने पे क्या हुआ, तुम्हारा ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, तुम फटाफट फटाफट सांस ले रही हो। मुझे बताओ आरबीसी का नंबर क्या बढ़ेगा कि कम होगा, आरबीसी तो उतना ही रहेगा। नहीं आरबीसी बढ़ेगा, क्योंकि आरबीसी क्या करता है, व्हाट आरबीसी डज, आरबीसी ऑक्सीजन को पकड़ता है अपने साथ। ऑक्सीजन, आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, मैं रेस्पिरेटरी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है, जैसे तुम ऊपर जाओगी ना तुम्हारा खून का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब इसका सर, इसका मतलब ये है, मेरे बगल में जो आंटी रहती है उनको एनीमिया, उनकी खून की कमी है, उनको भी पहाड़ चढ़ा दूँ क्या मैं, तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि नेचुरल खाना ही नहीं पड़ेगा, आयरन का टैबलेट खाना ही नहीं पड़ेगा, सीधा डायरेक्ट आयरन का आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन उस आरबीसी में क्या होगा, देखो एक और चीज़ होगा, लेकिन क्या होगा, बाइंडिंग कैपेसिटी, ये उसमें आता है, रेस्पिरेटरी में आता है। ठीक है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि देखो मैं ना रेस्पिरेटरी में पढ़ाऊंगा, इतना चाप लेने का दरकार नहीं है। हीमोग्लोबिन, हाँ ऑक्सीजन कम आएगा, उतना नहीं नहीं आएगा नहीं नहीं जितना। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। देखो ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ना, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, अगर मैंने किसी भी तरीके से अपने हीमोग्लोबिन का एफिनिटी को बढ़ा दिया या उसका अट्रैक्शन या अटैचमेंट को बढ़ा दिया विथ ऑक्सीजन, तो होगा क्या, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड तो करेगा, लेकिन जब वो टिश्यू के पास पहुंचेगा मेरा हीमोग्लोबिन, तो वो ऑक्सीजन को अपने आप से जुदा नहीं कर पाएगा, तो टिश्यू तभी भी, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। समझ में आया। और तुम्हारा बॉडी ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, तुम ऊपर जा रही हो, तुमको ऑक्सीजन चाहिए ना, तुम क्या करोगी, हीमोग्लोबिन का अटैचमेंट को बढ़ाओगी कि कम करोगी विद ऑक्सीजन, बढ़ाएंगे, अटैचमेंट को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। अरे बाबा देखो, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, तो फिर हाँ देखो हवा देखो होगा देखो, ये तभी। तुम्हारा लंग है। ठीक है, ये दोनों लंग है, इधर तुम्हारा ब्लड बह रहा है। ठीक है, हाँ, क्या हुआ कि इस लंग में क्या था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन फिक्स्ड है भैया, पूरा ऑक्सीजन भरा पड़ा है, तुमने हाइपर वेंटिलेशन किया, तुमने इतना बार ऊपर से किया कि पूरा ऑक्सीजन तुम्हारा भर गया। ठीक है, जब ऑक्सीजन पूरा भर गया, तुम्हारे यहाँ पे ब्लड है। ठीक है, क्या होता है कि ये ऑक्सीजन होता है ना वाया एल्वियोली, ये ब्लड में चला जाता है। हमको क्या करना है, हमें हीमोग्लोबिन का एफिनिटी जो है विथ ऑक्सीजन उसको नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अगर एफिनिटी, देखो ऑक्सीजन अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन से बाइंड तो कर ही जाएगा, भले ही एफिनिटी हो या ना हो। समझ में आया, सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं, ऑक्सीजन जो होता है वाया प्लाज्मा भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का एफिनिटी को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अगर तुमने हीमोग्लोबिन का एफिनिटी को बढ़ा दिया तो इसके बाद जो बाबू, जो टिश्यू जिसके पास तुम्हें इस हीमोग्लोबिन को पहुंचाना है, वो जो हीमोग्लोबिन है ना, वो इस ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं। ये टिश्यू है, टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और टिश्यू अपना एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट करेगा, और टिश्यू क्या करेगा,
CO2 को रिलीज कर देगा, लेकिन तुम्हारा हीमोग्लोबिन बाबू साहब क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को रिलीज ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका एफिनिटी इतना बढ़ा हुआ है। समझ में आया क्या? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एफिनिटी को तुम यहाँ पे बढ़ा के करोगी भी क्या? क्योंकि देखो एट अ टाइम सपोज करो यहाँ पे अगर 100 मॉलिक्यूल्स है हीमोग्लोबिन के, तो 100 मॉलिक्यूल्स तो ऐसे भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन एकदम फुल्ली लोडेड है, ही ब्लड कम ही है, तो 100 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का आया, वो बाइंड करके आगे चला गया, ठीक है। तुम एफिनिटी बढ़ा के भी क्या करोगी, और अगर एफिनिटी बढ़ा भी दोगी तो ये साला हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा, टिश्यू को देगा नहीं। हाँ, तुम अगर ये बोलती कि सर अगर मैंने ना ब्लड का लेवल को बढ़ा दिया, अगर मैंने ब्लड में बढ़ा दिया, मतलब ब्लड का हीमोग्लोबिन को बढ़ा दिया, अगर मैं 100 की जगह 500 हीमोग्लोबिन लेके आ गई, तब क्या होगा सर? अगर तुम 100 की जगह 500 हीमोग्लोबिन को लेके आ जाओगी, तभी भी ऑक्सीजन उतना ही तुम्हारे बॉडी में रिजर्व रहता है अच्छा खासा। तुमको ज़रूरत नहीं है कि एफिनिटी को तुम बढ़ा दो, तभी भी वो जाके पूरी हीमोग्लोबिन को सैचुरेट कर ही देगा। जो ऑक्सीजन सैचुरेशन वर्ड एंजाइम चैप्टर में भी आता है, सैचुरेट कर ही देगा तुम्हारे हीमोग्लोबिन को वो। क्या समझ में आया ये चीज़? तो तुम्हें एफिनिटी को नहीं बढ़ानी, ये रेस्पिरेटरी में पढ़ाऊंगा मैं, जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो एस शेप का सिग्मॉइड होता है वहाँ पे आता है ये चीज़, ठीक है। क्लियर है? तो तुम्हें क्या करना है, बाइंडिंग कैपेसिटी जो होगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ वो कम हो जाएगी जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, आरबीसी का नंबर बढ़ गया, बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। अल्टीमेटली बाइंडिंग कैपेसिटी कम होना मतलब हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और वो टिश्यू को जल्दी डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो अभी क्या है, व्हाट इज एल्टीट्यूड सिकनेस? तुमने ये वर्ड सुना होगा, एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब ये होता है कि जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ रही होती हो पहाड़ के ऊपर में, तो तुमको है ना नौजिया होता है। नौजिया मतलब होता है उबाक आना। ऐसा नहीं कि नाक से खून बहना को नौजिया बोलते हैं, नौजिया मतलब ना उबाक आना को कहते हैं, ठीक है। और हार्ट बीट तुम्हारा बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। लेकिन एक बात को याद रखना, ये अडेप्टेशन नहीं है, ये अडेप्टेशन नहीं है, ठीक है। हार्ट बीट का बढ़ जाना अडेप्टेशन नहीं है। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगी तुम्हारा आरबीसी बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, तुम्हारे टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलना थोड़ा, मतलब बॉडी तुम्हारे हो, तुमने क्या किया, तुम ऊपर जा रही हो, ऊपर में ऑक्सीजन कम है, ऊपर में ऑक्सीजन कम है, तुमने अपना ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दिया, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल चेंज। तुम्हारे बॉडी में आरबीसी बढ़ गया, दैट इज अ इंटरनल चेंज, ठीक है। तुम्हारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कम हो गया, दैट इज ऑल्सो अ फिजियोलॉजिकल चेंज। लेकिन तो जैसे जैसे तुम ऊपर जा रही हो तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ने लगेगा, तुम्हारा दिल का धड़कन बढ़ने लगेगा, वो एक फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ रहा है, उससे तुमको कोई सहायता नहीं मिल रहा है। खुद सोचो, जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग से हमारा बॉडी कंट्रोल्ड हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है, कंट्रोल्ड हो जाता है। लेकिन हार्ट बीट के बढ़ने से तुम्हें कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं होगा। समझ में आया? तो टेम्परेचर के बढ़ा, तो इट इज़ नॉट अ फिजियोलॉजिकल चेंज। ये एलन में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। एल्टीट्यूड सीकनेस में ऊपर जाओगी हार्ट बीट बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, तो हार्ट अपना कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, ये अपने लिए बढ़ाता है, ये किसी और के लिए नहीं बढ़ाता, बॉडी के लिए नहीं बढ़ाता। तो हार्ट बीट का बढ़ना एक अडेप्टेशन नहीं है, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक और चीज़, जो पहाड़ी एरिया के लोग होते हैं नॉर्थ ईस्ट के, जो परमानेंट रेसिडेंट होते हैं, परमानेंट रेसिडेंट जो होते हैं माउंटेन्स के, उनका जो लंग साइज है वो बड़ा होता है। क्या तुम समझ पा रही हो? उनका लंग साइज क्या होगा? बड़ा होगा। उनका आरबीसी का क्या होगा? आरबीसी भी उनके लंबे होंगे, लॉन्ग साइज आरबीसी होंगी, और उनका आरबीसी का नंबर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। उनका ब्रीदिंग रेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज़ तुम्हें? लेकिन इसमें तुम्हें क्या दो चीज़ नहीं मिलेगा एक नॉर्मल इंसान में। एक नॉर्मल इंसान जब माउंटेन ट्रैवल कर रहा होता है तो उसका लंग साइज जो होता है वो बड़ा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा बात, उसका आरबीसी का लेंथ बड़ा नहीं होता। आरबीसी का नंबर भले ही बढ़ जाए, आरबीसी का लेंथ कैसे बढ़ सकता है? आरबीसी जो बन गया सो बन गया,
ठीक है। तुम्हें पता होगा 120 दिन लगता है आरबीसी को, मतलब क्या बोलते हैं, आरबीसी का लाइफ स्पैन है, ठीक है। तो 7 दिन लगता है आरबीसी को बनने में, या 10 दिन, जितना भी लगता है। तो तुम 7 दिन के लिए जा रही हो, 10 दिन के लिए जा रही हो, तुम्हारा आरबीसी ऐसा नहीं है कि बढ़ जाएगा, आरबीसी का लेंथ नहीं बढ़ेगा, आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा एक नॉर्मल इंसान के अंदर में। लेकिन जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट है उनका आरबीसी का लेंथ भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। तो व्हाट इज द सिम्टम ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस, मतलब जैसे तुम पढ़ाई मतलब पहाड़ को चढ़ती हो, तुमको उल्टी आने लगता है, तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ने लगता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ एल्टीट्यूड सिकनेस, इज नॉट अ अडेप्टेशन, ठीक है। तुम्हारे आगे अगर मैं एग्जांपल्स को डिस्कस करूं तो एक और एग्जांपल है, देखो यहाँ पे ना अंटार्कटिका, तुमने देखा होगा अंटार्कटिका कहाँ पे होता है। ये अगर अर्थ है, अर्थ के नीचे में अंटार्कटिका होता है और ऊपर में क्या होता है, आर्कटिक रीजन होता है। इतना तो पता है ज्योग्राफी के नॉलेज से, ऊपर में आर्कटिक, नीचे में अंटार्कटिका। तो ये जो अंटार्कटिका का जो सपोज करो ये पानी है, ठंडा ठंडा बर्फीला पानी है, कोल्ड वाटर है। इसके नीचे में क्या होती है, मछलियाँ रहती है। पानी के नीचे क्या रहती है, मछलियाँ रहती है। ये मछलियाँ क्या कर सकती है, ये टेम्परेचर जो है इनको ये इफेक्ट करेगा ना। तो टेम्परेचर अगर इन मछलियों को इफेक्ट करेगा तो इन मछली के पास एक मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है, वो बड़ी साइज की हो जाएंगी, जो मैंने बताया। बट अपार्ट फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, इनके पास जो मछली बड़ी नहीं है, जो मछली में मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन नहीं हो सकता, वो क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन करेंगी। और ये क्या, इनके अंदर में एक प्रोटीन को ये डेवलप करेंगे, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे वाया जेनेटिक लेवल में म्यूटेट करके। उस प्रोटीन को बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन बोलते हैं। वो क्या कर देता है, मछली का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको कम कर देता है, इसीलिए मछली जो है वायबल रहती है। क्या समझ में आया। तो ये क्या है, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन का बनना एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। क्लियर है ये चीज़। अगर आगे हम बात करें तो अगर कोल्ड रीजन में ये मैंने तुम्हारे सामने एक ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी आंख है, ये इसका मुंह है, ये इसका टंगड़ी है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म मैंने तुम्हारे सामने, बूट्स बना दो साले को, ये है ना, मैंने तुम्हारे सामने एक ऑर्गेनिज्म बनाया। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर में सबको पता, अगर ये ठंडा एरिया में रह रहा है, कोल्ड एरिया में रह रहा है, तो इसके अंदर में वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ताकि हीट क्या हो, ज़्यादा जनरेट होगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, ठीक है। होता क्या है, इनका बॉडी का हीट बाहर नहीं चला जाए तो इनके अंदर में एक कोटेड प्रोटीन होता है अंदर में, इसको बोलते हैं आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन। आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन कहाँ पे होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, मैं बताता हूँ। जैसे अगर ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के बाहर में जितना भी स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल के बाहर में जितना भी स्पेस होता है, अरे हेलो सुन रही हो, हाँ की लिख रही हो, ब्लड वेसल के बाहर में जितना भी स्पेस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो इसी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में क्या होगा, न्यूक्लियर प्रोटीन होगा, देखो, ताकि ब्लड वेसल से हीट जो है वो बाहर नहीं चला जाए, तो उसके बॉडी से हीट जितना भी जनरेट करेगा बाहर नहीं चला जाए। तो ठंडा एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर में आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन होता है, समझ आया। तो ये भी क्या है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, यानी आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन का बनना ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है कि मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है, ये एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, ठीक है। समझ में आया। कंगारू रैट के बारे में एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में नीट में 4 बार पूछ चुका है कंगारू रैट के ऊपर में। देखो कंगारू रैट जो होता है ना, कंगारू रैट का एग्जाम्पल नीट में 4 बार आ गया है। कंगारू रैट का जो लूप ऑफ हेनल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। वो क्या करता है, अपने पेशाब बनाता है, अपना पेशाब खुद पी लेता है। इसका मतलब ये है कि जैसे वो पेशाब बनाया, वो पेशाब को क्या करेगा, एकदम कॉन्सेंट्रेट कर लेगा, और इनफैक्ट ये 10 दिन 20 दिन बिना पानी के बिना भी ये रह सकता है। समझ में आया क्या ये चीज़, 10 दिन, मतलब इतना इसका होता है, मतलब 99% जितना भी ये पानी को एक्सक्रीट आउट करेगा ना, उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको पानी का इनडायरेक्टली ज़रूरत ही नहीं पड़ता कंगारू रूट को, 90 इतना एफिशिएंट होता है ये, ठीक है। एक और चीज़, तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हमने आइस न्यूक्लियर प्रोटीन बनाया था, वो किसकी तरह काम करता है, वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर एक भालू है ठंडे एरिया में, वो इग्लू के अंदर में रह रहा है, इग्लू के अंदर में रह रहा है, अगर वो पोलर बियर, तो वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है कि मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है। इग्लू एक इंसुलेटर है,
पागल हो क्या? कैसे? नहीं, के अंदर है ना, तो वो थोड़ी वो बिहेव थोड़ी करता बनाया है। है, तो ये ना ही फिजियोलॉजिकल है ना ही मॉर्फोलॉजिकल है। ठीक है, ये बिहेवियरल अडेप्टेशन है, इसका बिहेवियर ऐसा लेगा। देखो ये क्या करता है ना, ये मस्त पोलर बियर क्या करता है मैं बताता हूँ उसका नेचर, इसका टेंडेंसी है। ये मस्त क्या करता है, 6 महीना बाहर निकलता है, कुंभकर्ण की तरह है। 6 महीना बाहर निकलता है, खूब अपना एक्टिविटी करता है, और 6 महीने के लिए अंदर जाके सूझ जाता है। तो ये क्या करता है ना, ये जब बाहर निकलता है तो बहुत सारा सामान अपने साथ अंदर ले जाता है खाने पीने का। ठीक है, मार मार के मछली वछली जितना भी चीज़ है इसको, जो 6 महीना के लिए चाहिए। और जब वहाँ पे आर्टिक अंटार्कटिक रीजन में ठंडा पड़ता है तो ये क्या करता है, इग्लू से बाहर ही नहीं निकलता अगला, अंदर में बैठा रहता है। ठीक है, अंदर में ये बैठा रहता है, समझ में आया? ये ना खाएगा ना पिएगा, इग्लू के अंदर में ये 6 महीना रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर खाएगा पिएगा तो बताओ क्या होगा, पोलर बियर अगर खाएगा पिएगा 6 महीना तक क्या होगा, उसका बॉडी का जितना भी एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाएगा खाने पीने में, तो वो चाहता ही नहीं है वैसा कुछ हो। वो बात अलग है कि इग्लू भी है एक, वो भी है, मतलब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसके बावजूद ये चीज़ होता है। ठीक है, मैंने तुम्हारे सामने एक लास्ट मछली बना रहा हूँ, ये मछली समझना ये क्या होता है। ये मैंने तुम्हारे सामने ये बनाया मछली। ठीक है, ये मछली के बॉडी के अंदर में ना क्या होता है, फैट का लेयर आ जाता है। ठीक है, इस मछली को बोलते हैं वेल या सील। वेल या सील, वेल मछली हो गई या सील मछली हो गई, इनके अंदर में ये एक टेम्पररी अडेप्टेशन होता है। टेम्पररी अडेप्टेशन मतलब ये हुआ कि इनके बॉडी ये क्या करती है, जानबूझ के फैटी सब्सटेंस को अपने बॉडी के सराउंडिंग में ले आती है। ठीक है, अरे समझ में आया, ये टेम्पररी अडेप्टेशन है ताकि इससे हीट जो है वो लॉस्ट ना हो जाए। और जब ये वेल कोल्डर क्लाइमेट में जाती है, जब ये वेल वार्म वाटर में जाती हैं तो इसका फैट जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। समझ में आया, ये जो फैट लेयर है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा वेल और सील का। तो ये भी क्या है, एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया, लास्ट एग्जाम्पल आज का हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये पानी है, पानी के अंदर में मैंने क्या किया, एक मछली ले लिया। इस मछली के अंदर में एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम को हम बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है। ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम क्या करता है, देखो मछली है पानी के अंदर में, ठीक है, पानी का एक गहराई है, और इस मछली के ऊपर में एक प्रेशर लग रहा होता है जिसको कहते हैं रो जी एच, नॉर्मल फिजिक्स की नॉलेज से। तो इतना प्रेशर से जो डीप डाउन में मछली है वो मर सकती है। ठीक है, एकदम डीप ओशन में जो मछली होती है वो मर सकती है इतना प्रेशर से। तो उस प्रेशर से टॉलरेट करने के लिए, ये टेम्परेचर नहीं है ये प्रेशर है, उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए मछली के अंदर में एक एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ये एम्ब्रायो स्टेट में मछली के अंदर में रिलीज हो जाता है, और ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन को बनाता है जिसकी वजह से इस मछली का जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन बन जाता है। स्ट्रीमलाइन मतलब समझते हो, एकदम मतलब सेक्सी सा, एकदम मतलब पतला सा एकदम ढांचा बन जाता है, मतलब एकदम कर्व। जैसे तुमने देखा होगा नोरा फतेही, नोरा फतेही एस शेप की है तो एकदम स्ट्रीमलाइन बॉडी है। नोरा फतेही नोरा फतेही है तो मतलब नोरा फतेही का, मलाइका अरोरा खान को देख लो, उसका बॉडी है, ये उसका बम्प हो गया, कितना मस्त बॉडी है इसका, ऐसे तो सामने से भी मतलब पूरा एस बन जाता है नोरा फतेही या मलाइका, तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है। ठीक है, तो वैसे ही इस मछली के अंदर में भी क्या होता है, एकदम सुंदर सा बॉडी बन जाता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। क्यों बनता है, ताकि ये पानी को आराम से भेज सके और पानी के अंदर में ये आराम से आगे मूव कर सके। तो मुझे बताओ ये कौन सा अडेप्टेशन है, ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है कि फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है? फिजियोलॉजिकल है। गलत, ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन भी है। ठीक है, अरे बॉडी स्ट्रीमलाइंड हो गई ना यार। तो वो तो जब मतलब उस टेम्परेचर में गई तब ना। हाँ, तो मैं टेम्परेचर तो जिक्र ही नहीं किया, मैंने बोला कि मैंने क्या बोला, मैंने कहा प्रेशर की वजह से क्या होता है, इसके अंदर में एक प्रोटीन का सिंथेसिस होता है एम्ब्रायो स्टेट में। वो प्रोटीन एम्ब्रायो स्टेट में इसकी बॉडी को इस तरीके से बना देता है कि इसका बॉडी में चेंज हो गया। अगर बॉडी में चेंज, मैंने क्या बोला था, अगर मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन फिजियोलॉजिकल में कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैंने ये बताया था, अगर मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है। क्या समझ में आया ये बात? कंगारू दैट एग्जाम्पल आता है। हम लोग आज का क्लास यहीं पे रखेंगे, ये क्लास पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम चर्चा करेंगे प्लांट अडेप्टेशन के बारे में। प्लांट अडेप्टेशन, प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन
और प्लांट का फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हम लोग को देखना है। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, बिहेवियरल अडेप्टेशन देखना है। ये टॉपिक बचा हुआ है बिहेवियरल अडेप्टेशन का। बिहेवियरल अडेप्टेशन के बाद हमें क्या देखना है कि टेम्परेचर रेगुलेशन जो होता है, ठीक है, कैसे वो अबायोटिक फैक्टर्स को रेगुलेट करता है, वो चीज़ें हमें देखनी है। अभी बचा हुआ है कम से कम 2 से 3 लेक्चर लगेगा पूरा अबायोटिक फैक्टर को कंप्लीट करने में। 2 लेक्चर मान के चलो, 2 लेक्चर लगेगा, उसके बाद हम लोग सॉइल पे आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। एनीवेज